तो मिस्टर शोभित बताइए, पहला प्रश्न क्या है आपको, क्या परेशानी है आपको जेंजी के साथ? नहीं, कोई मेरे को परेशानी नहीं है। हमारे आप तो कह रहे हैं जेंजी आजकल एकदम बर्बाद है। मैंने नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ, हम्म। पहली बात तो एक ना चीज आई थी। आपने स्कूलिंग इंडिया में ही करी है ना? हम्म। तो आप इस लेटर को क्या बोलते हो बचपन से? मतलब ये जस्ट एक आया था, एक बार क्लास में भी आया था। बचपन से क्या बोलते थे जेड। आप? तो बचपन से जेड जेड बोलते थे बोलते ना? हैं। हम्म। हम भी बचपन से जेड बोलते थे। हम्म। पर बड़े होके पता चला ये जेड नहीं है, जी होता है। डिफरेंट अब कंट्री ये में जी, डिफरेंट वो है। हाँ मतलब इंडिया में भी अब जी ही बोलने लग गए हैं बच्चे। मैंने क्लास में एक बार पूछा बच्चों से, मैंने कहा "इसे क्या बोलते हो?" हम्म। तो हमने लिखा जी बोलते हैं, जी बोलते हैं। हम्म। तब मुझे समझ में आया, अच्छा जेन जी इसलिए जी वो है हम्म। वर्ड। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को क्यों प्रॉब्लम होगी? हमारे तो सारे स्टूडेंट्स वही हैं बच्चे। हम्म। मतलब आपने पूछा मेरे से कि क्या तुम जेनजी हो, हम्म। तो शायद 2000 से बाद वाले, 1995 के बाद वाले या 2000 के बाद वाले जितने भी हैं, उनको जेनजी बोलते हैं। हम्म। तो मेरा बर्थ 2002 का ही है। बट वो जो जेनजी वाली कल्चर, कपड़े, लैंग्वेज, वो हमारे एज ग्रुप में इतना नहीं है फेमस। 6-7 के बाद वाले जो बच्चे उनमें है, ये मैंने देखा है। रियली? तो तुम मुझे ऐसा लगता गजल बजल सुनते हो फिर? है गजल वजल नहीं। मतलब जैसे अब जो गाने हैं ये, प्रतीक कुहाड़ हो गए और अनूप जैन हो गए, ये हम्म। सब है। मतलब अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छा तो हम्म। लगता है। पर वो ऐसे रेगुलर बेसिस पे सुनने वाला हमारे एज ग्रुप में नहीं है। तू बता भाई, तू फिर अपना कि तू लाइक तेरी आपकी उम्र क्या है? नहीं नहीं, आप ऐसे नॉर्मल रखो आप। उम्र क्या है भाई? मेरी उम्र है अभी 23, 23। 23। तो इतना मेरे को बस एक चीज, मैं बड़ा फैसिनेटेड होता हूँ जब भी तुम्हारी एज के लोगों से बातें करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मेरा एक तुम्हारा फ्रेंड भी अच्छा खासा, जो जेंजी वे, जी। एक यूट्यूब क्रिएटर है, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं पता, जेंजी वे है, जो बैठ के तुम्हारा रिव्यूज करता है प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब काफी बिजनेस तुम्हारा वो सब करता है। वो भी यंग इंसान है, उससे बात करने में बड़ा बड़ा मजा आता है, मेरे को कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो मेरा पहला प्रश्न तुमसे ये होगा दोस्त, कि कैसे तुम्हारी अपब्रिंगिंग में, लाइक तुम जो 15 के थे, जो भी थे, एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ परसेप्शन में, कि तुम देख रहे हो कि ओके, हम इस एज में बॉर्न हुए जहां पे इंटरनेट तो अब जागीर में मिला है तुम लोगों को, राइट? हम्म। हम्म। इंटरनेट पे ये सारी चीजें चल रही हैं, यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, ये तुम शायद हम्म। बड़े हुए हो देखते हुए, फिजिक्स वाले जो हो गए उनको, अमन दत्तरवाल, ये सब शायद 15 में तुम होता होगा देखते होगे, क्योंकि ये सब तुम्हारे एडटेक के जितने भी, मुझे नहीं पता, और भी बहुत सारे नाम होंगे। तो तुम, हम्म। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एज अ पर्सन जो कि आगे चल के खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर, एड क्रिएटर, या एजुकेशनल क्रिएटर बनेगा। हम्म। हाउ डू यू, या फिर तुम्हारे दिमाग में कैसे चल रहा था तुम्हारी रियलिटी में, क्योंकि तुम लोग में इंटरनेट रैम्पेंट है, ऑलरेडी क्रिएटर सेट हो चुके हैं, क्योंकि हम्म। हमारा बहुत डिफरेंट था। जब हम छोटे थे, हमने सब कुछ शुरू होते हुए देखा। जब हम 15 के थे तो इंटरनेट भी शुरू हो रहा था, क्रिएटर्स भी शुरू हो रहे थे। तुम्हारे में सब चीज ऑलरेडी सॉलिडिफाइड है, सीमेंटेड है, लोगों ने ब्रांड्स बिल्ड कर लिए हैं, लोग मल्टी हम्म। मिलियनर्स बन चुके हैं, क्रिएटर्स ने हम्म। ऑलरेडी मॉडल्स, फॉर्मूलाज, इंस्टीट्यूशन सेट कर लिए हैं। तो तुम लोग हम्म। कैसे देखे और अपने आप को कैसे तुमने घुसाया? एंड घुसाने से मैंने, मेरा मतलब है इंटीग्रेट कैसे किया अपने आप को? हाँ हाँ हाँ, मेरा जो पर्सनली है ना कि सोशल मीडिया या फिर जो यूट्यूब क्रिएटर्स वाली चीज है, ये मैं इतना नहीं देख पाया था क्योंकि मैं था हॉस्टल में। ये दिक्कत रह गई, दिक्कत कहेंगे आप, पॉजिटिव कहूंगा मैं इसे, कि मैं इतना नहीं घुस पाया। जो आपने नाम लिया ना, इन क्रिएटर्स के बारे में मेरे को जब भी पता चला जब मैं खुद क्रिएटर बन गया। अच्छा। हाँ, तो मैं व्हाट मैं 11 इंस्पायर्ड कि मुझे क्रिएटर बनना मैं है? 11-12 मैंने 11-12 कोटा में करी। कोटा ठीक। में मैंने भी खुद जेई की तैयारी करी। जेई की तैयारी के लिए मैं कोटा में चला गया। और वहां पे उस समय का कल्चर ये था कि अगर किसी के पास ये फोन है, टच वाला फोन है, टच वाला फोन कहते थे उस समय, स्मार्टफोन को टच वाला फोन। तो ये कहते थे कि किसी के पास स्मार्टफोन है, बर्बाद है वो। तो कौन हमारे कहता पास था होता ये? था, हमारे टीचर्स हो गए, आसपास के जो अच्छा, तो कल्चर था मेंटर वहां वगैरह। का, उस एरिया का। हाँ, उस समय का। अब ऐसा नहीं है, उस समय ऐसा था। 2017 की बात है ये, 17-18 की। कोविड से पहले। तो कोविड से पहले की बात है, हाँ। हम्म। तो तब मेरी मम्मी के पास ही स्मार्टफोन था और मेरे पास ऐसा सच नहीं था। तो जब मैं वहां गया तो मैं सोच के गया था कि अब तो फोन मिल जाएगा एक बढ़िया सा। हम्म। पर जब वहां गए, टीचरों से बात करी, लोगों से बात करी, सीनियर्स से बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बर्बादी है, तुम वो वाला फोन लो अपना, नॉर्मल जो बटन वाले फोन होते हैं, हम्म। सैमसंग हम्म। के आते थे ना, हम्म। 1000 रुपए का फोन, वो लिया था हमने। हम्म। तो
मेरी 11th-12th वैसे ही गई। जो अपना स्कूलिंग थी वो तो वहाँ पे डमी स्कूल था, और कोचिंग में अपन पूरे दिन जाते थे, उन्हीं टीचर से पूछते थे, डाउट आ रहा है तो भी उन्हीं टीचर से पूछ रहे हैं। कोई ऐसे ऑनलाइन लेक्चर वाला और ये सब सीन वहाँ होता नहीं था, बहुत रेयरली। किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन है तो जाके वेबसाइट पे देख लिया, जो बाईजूस वगैरह की वेबसाइट पे सॉल्यूशन होते थे वो देख लिए। तो मैंने एज सच ये एजुकेशनल क्रिएटर्स देखे नहीं थे। फिर जब मैं कॉलेज में गया तब मैंने शुरुआत करी थी एज एन एजुकेशनल क्रिएटर जो कोटा के बारे में बताता है, मतलब जो कोटा के इंसिडेंट शेयर करे, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर करे। रिलेटेबिलिटी। राइट, राइट। तब मैंने फिर एक्सप्लोर करा कि हाँ यार, फिजिक्स वाला नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमन दत्तरवाल नाम का भी एक है बंदा जो इस बारे में डालता है। उस समय और बहुत भी थे। तब मैंने ये चीज देखी थी, और फिर उनसे चीजें सीख सीख के कैसे वो कर रहे हैं, उनका कैसा सेटअप है, उनका कैसा कैमरा है, उनका कैसे एंगल, उनकी कैसी एडिटिंग है, वो सब चीज सीख सीख के फिर हम आगे बढ़े। ये था मेरा जो रहा 15 के बाद वाली जो चीज आप पूछ रहे हो। तो ये तेरे दिमाग में कब बल्ब फूटा कि ओके मेरे को भी अपना स्टार्ट करना है? मेरे दिमाग में कैसे फूटा, अब जब मैं कॉलेज में गया था तो मेरे अंदर ये चुल थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी फैमिली ना सारी टीचर्स की फैमिली है। मतलब मेरे पापा टीचर, मम्मी टीचर, दादा टीचर, दादी टीचर, चाचा टीचर, चाची, ताऊ ताई सब टीचर है। तो अंदर से कीड़ा था कि पढ़ाना ही है, वो इनहेरिट था बचपन से ही। तो जब मैंने अपनी कॉलेज चूज करा तो मैंने सोचा कि वहां पे कहीं आसपास कोचिंग में जाके ना पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पैसे मिले ना मिले पर पढ़ाना है, मन है तो पढ़ाना शुरू करूंगा। अब जो कॉलेज का कैंपस मेरे को मिला वो मिला बिल्कुल गांव देहात में जाके। वहां कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं, 50 किलोमीटर दूर है एक जाके शहर, उसके लिए बस पकड़ो जाओ तब वहां पे है। तो ये वाला चीज तो हो नहीं पाई। फिर मैंने अपने गली के एक दो बच्चे पकड़े कि तेरे को गूगल मीट पे पढ़ा दूंगा, 9th-10th के बच्चे। तो उनको मैं गूगल मीट पे थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दी। और पैरेलली मैंने ये, मतलब उन्हीं बच्चों ने मेरे को दिमाग में दिया कि भैया हमें ज्ञान देते रहते हो यार, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे बांट दो, क्या पता चली जाए तुम्हारा। तो वहां से आइडिया मिला था और मैंने कोटा के गाइडेंस से शुरू करा था। फिर धीरे धीरे मैं मोल्ड हुआ, तो मैंने कहा 9th-10th भी पढ़ा रहा हूँ, 9th-10th भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि कोटा एक बहुत नीच डोमेन है, वहां तक ना वो व्यूज नहीं आ रहे थे, इतना फैन नहीं रहा था चैनल। जैसे ही मैंने 10th पे स्विच करा तो बच्चों तक पहुंचने लग गई चीजें, वहां से शुरुआत हुई थी। मेरे को एक बात बता, तो तुमने वीडियो देखने चालू किए क्योंकि तुम्हें फाइनली इंटरनेट, तुम मतलब बैठ गए, तुमने कहा यूट्यूब और देखें, तो तुम्हारे एक इच्छा जागरूक हुई कि मेरे को कोटा के बारे में जो लाइफ है, एंड आई अंडरस्टैंड, हम काइंड ऑफ अपने जो लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको दूसरे लोगों को प्रस्तुत करते हुए मजा आता है देखने में कि उनका भी व्यू पॉइंट क्या रहा है, मेरे एक्सपीरियंस जो रहा है उसमें। मुझे बताओ भाई, कोटा के बारे में 5,000 एग्जिस्ट करते हैं व्यू पॉइंट्स, राइट? गंदे भी मुझे नहीं पता, अच्छे करते होंगे तो करते होंगे, बट हम आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग एक रीजन है जा रहे हैं वहां पे, वरना नहीं जाएंगे, राइट? तो मेरे को बता अपने बारे में यार, तेरे को क्या तेरी सम टोटल भावनाएं रही हैं, और क्या एक्सपीरियंस था तेरा कोटा वोटा के बारे में, और ऑल्सो एक ब्रॉड ओपिनियन क्या है तुम्हारा उस पूरे इंस्टीट्यूशन के बारे में जिससे अब तुम गुजर चुके हो? हाँ, मैं अगर बताऊं तो पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा थे, जो मैं आज बैठ के अगर पीछे डॉट्स कनेक्ट करता हूं तो, जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप अकेले रहते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो, वो मुझे वहां पे फील हुआ। चाहे पढ़ाई की बात हो, पढ़ाई तो चलो अलग चीज है, इसके अलावा भी 10 रुपए भी खर्च करता था ना जब मैं, तो मुझे वो फील होता था कि यार कहीं खराब जगह तो नहीं लग रहे हैं, जैसे कहाँ? पेटीज खा रहा हूँ, अच्छा। मतलब मान लो मैं पेटीज खा रहा हूँ कहीं, तो यार इससे पापा मम्मी ने पैसे दे रखे हैं मेस में 5,000 रुपए महीने के, वहीं खा लेता हूँ क्यों। तो ये एक जो सेल्फ ग्रोथ होती है, मुझे लगा कि वो चीज वहां से चीज सीखी, डिसिप्लिन वहां से सीखा, जो ये मैं गाइडेंस बच्चों को दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने वहां से सीखी। एक जो तरीका होता है पढ़ने का, जो पागलपन होता है पढ़ने का, वो मैंने वहां देखा। मतलब कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक होता है एक, तो जब मैं यहाँ था दिल्ली में तब मैं ये देख रहा था कि मैं ही मैं हूँ। मतलब 10वीं में हमारे टाइम पे सीजीपीए सिस्टम होता था कि 10 सीजीपीए आ गई, मेरे से बड़ा कौन होगा, मेरे को ही आता है, सब आता है, स्कूल वालों ने फोटो लगवा दी, अखबार पे फोटो लग गई, तो बस ठीक है हम ही राजा हैं। हमारे जैसे 10 सीजीपीए वाले वहां पे पूरी क्लास थी। मतलब एक इंसिडेंट ऐसा था, जब हमारे 10वीं का रिजल्ट आया तो हम वहीं पे थे। तो जब रिजल्ट आया मैं हॉस्टल में था, 10 सीजीपीए आई, मैं बहुत चौड़ में पहुंचा क्लास में कि आज आज तो देखना तुम, मास्टर के सामने चौड़ दिखा दूंगा। ये इसको क्या ही पता होगा बैथ्स वाले को, मैं लाया हूँ 10 सीजीपीए। तो जब टीचर घुसा क्लास में तो उसने पूछा कि हाँ भाई रिजल्ट आया, किस किस कौन कौन बच्चा है वो जो 10 लेके आया। मैं उठा फुल चौड़ में, पहली डेस्क पे बैठता था, फुल चौड़ में उठा, तो पीछे मुड़ के तो पूरी क्लास उठी हुई है।
वो 10 CGPA वाले बहुत थे, और 10 हम्म CGPA से ऊपर स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर, वो सब लोग वहां बैठे हुए थे। तो औकात पता चलती थी कि आप बोलते रहो कि औकात तेरी पता हो रही चाहिए, वो औकात वहां पे पता चलती थी। तो फिर वही है कि और मेहनत करने का मन और पागलपन, वो सब चीजें वहां, वो ये सीखा है हमने वहां पे। तेरे को नेगेटिव हाँ चीजें नेगेटिव हमने, बताओ मेरे को ऑल्सो सॉरी नेगेटिव अगर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं ऑल्सो तो नॉट जस्ट मेरा, पर्सनल ऑल्सो ऑब्जर्वेशनली बिकॉज नॉट इट मैं कैन बताता बी हूँ फुली पॉसिबल कि तुम गेयर्ड हो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो टू परफॉर्म बहुत बढ़िया लेवल पे सो मे बी तुम्हारे लिए प्लस है बट आई एम प्रीटी श्योर तुमने दूसरे लोगों को भी देखा जिनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था तो राइट राइट। अपने तुम्हारा एक नेगेटिव हो गया जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से आया प्लस ऑल्सो सोशली तुमने क्या क्या देखे दूसरों के परस्पेक्टिव से जो नेगेटिव्स थे पढ़ाई के अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आज मेरे को फील होती है। मेरा डाइजेशन खराब है। क्यों तब मैं मेस का खाना वहां पे सबसे खराब था, तो मेरा आज तक डाइजेशन सही नहीं हो पाया। मैंने पांच खूब, हजार पर महीने में 5,000 पर महीने के अराउंड रहता था मेस का फीस हम्म उस समय। हम्म तो वो मेस का खाना भी बहुत बेकार होता था। शुरू शुरू में वो माँ बाप को दिखाने के लिए अच्छा करते थे, फिर उसके बाद वो डिग्रेड होता जाता था। हम्म तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, आज तक ठीक नहीं हुआ है ये। मेरी कमर बेंड है, मतलब वो, अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ते बिकॉज पढ़ते 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 पढ़ते, और हाँ, बाप रे मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो नहीं मेरा छोटी ऑब्जर्व चीज नहीं है करी, ब्रो बहुत बड़ी चीज है ये बहुत बड़ी चीज है। अब तो क्या है, थोड़ा जिम विम करके सही होता है। तो फिजियोथेरेपी पहले करो उस बहुत पे तो दबा के था, पहले बहुत था, मतलब मैं वीडियोस में देखता था, मेरे को पूरा बेंड दिखता था, हम्म है ना। ये हो गई मेरे पर्सनल लेवल की। बाकी मैंने क्या देखा है ना, वही मतलब लड़का लड़की वाली जो चीजें हैं वो तो बहुत है, मतलब क्या बहुत, लड़का मतलब लड़की अत्यंत लेवल वाली चीजें हैं। एक एक इंसिडेंट बताऊं मैं आपको कि एक लड़का था। अब ये चीज पॉजिटिव में भी होती है कुछ लोगों तू के साथ बता रिलेशनशिप में, हाँ हाँ, हाँ, उसको पर वहां पे नेगेटिव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो फ्रीडम जो चीज मिल गई है ना, अब तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया है। चलो, पहले भी ये था, एक लड़का था हमारी क्लास में, वो उस टाइप का बच्चा था जो होते नहीं है कि मास्टर ने सवाल लिखा और उसका आंसर हम्म तुरंत। हम्म उसको मैंने बर्बाद होते हुए देखा है हम्म अपने सामने। मतलब हम डरते थे उस बच्चे से जब वो शुरू शुरू में आया था, कि यार ये जो है ना, ये अपना कंपटीशन खाएगा सारा, ये ले जाएगा बढ़िया, ये बढ़िया बैच में जाएगा, ये रैंकर्स बैच में जाएगा। बट वो वो लड़की थी जो वहीं साइड में बैठती थी, तो उसके साथ बातचीत बातचीत होके घूमना फिरना शुरू, ये शुरू। और हमने उसको, बैच के लेवल होते थे A1 बैच से, हमने उसको C7 बैच तक जाते हुए देखा है, मतलब डिग्रेड। अब वो पता नहीं, ये रीजन है और भी है, बट मैक्सिमम रीजन मेरे को ये दिखता था क्योंकि वो क्लास के बाद बंक करके घूमने चले जाना, हम्म सारी चीजें बहुत रहती थी। तो पॉजिटिव्स भी हैं कि भाई आपको फ्रीडम मिली हुई है तो आप कैसे यूज कर सकते हो, नेगेटिव भी है कि आप कैसे यूज कर सकते हो, वो कैसे है। हम्म मतलब उस समय तो बहुत होता था ये गेम पीसी वाली चीजें, वहां पे वो गेम स्टोर होते हैं ना, जो साइबर कैफे टाइप हम्म लगे हुए हैं। मतलब एक बार मैं साइबर कैफे में गया कोई प्रिंट आउट निकलवाने, तो उसने कहा नीचे चले जाओ। मैंने कहा नीचे कहाँ? तो कह रहे गेट है छोटा सा, वहां से नीचे जा। नीचे गया हूँ, वहां पे 100 PC लगे हुए हैं, और 100 के 100 भरे हुए हैं, हेडफोन लगा के गेमिंग बच्चे कर रहे हैं बच्चे काउंटर स्ट्राइक वो। तो ये पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि चीजें बर्बाद भी कर रही हैं। कोटा कि किस अगर तरह की कोचिंग के लिए फेमस है मोस्टली क्या फोकस होता है कोटा में भेजने का बच्चे को जेई और नीट जेई ऑन नीट प्रोमिनेंट। तो तेरे अनुसार कितने लोग होते होंगे एंड अगर परसेंटेज में तेरे को अगर अनुमान लगाना हो सिंपल कि जो बच्चे आए हैं उनका एक्चुअल में मन भी है और जो आए हैं जिनके जूता पड़ा है सर पे घर से क्या परसेंटेज होता होगा? अनुमान एस्टिमेट अ, मतलब जूता पड़ने वाले तो चलो कम है, ऐसा बहुत मतलब जैसे इतना मेरा ज्यादा मन क्यों। नहीं है लेकिन घर वालों ने कर रखा कि इंजीनियरिंग कर वो इसमें क्या है ना, जूते पड़ने वाली ऑडियंस इसलिए ज्यादा नहीं आती क्योंकि पैसा बहुत लगता था। ओ तो माँ बाप को ये लगता था कि यार इसको जूते मार के ही भेजेंगे और पैसा खराब हो गया तो क्यों ही भेजे। तो हम्म वो मेरे को नहीं लग रहा है 15-20% से ज्यादा बच्चे होंगे। हम्म मैक्सिमम बच्चे या तो वो हैं जिनका खुद मन है, हम्म या फिर वो हैं जो अपने किसी दोस्त को देख के आए हैं। हम्म ये है, मतलब वो भेड़ चाल वाली चीज भी है कि यार वो जा रहा है तो चलो उसके साथ निकल जाता हूँ। उसके पापा ने बोल दिया कि ये बेचारा अकेले जाएगा, यार तू सपोर्ट कर दियो इसको, दोनों रहना एक रूम में ले लेना, और दोस्ती भी रहेगी तुम्हारी। तो वो ऐसे कपल वाले दोस्त बहुत आते हैं, मतलब लड़के वाले जो कपल होते हैं, दोस्ती वाले। समझ गया दोस्ती की दोनों भाई भाई दोनों के ये चक्कर समझ गया बहुत और ये। कितने लाइक इन सब जगहों का तुम्हारा सक्सेस रेट ये सब कुछ होता है क्या
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कि हमारा सक्सेस रेट ये है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट, लाइक ये क्या बोस्ट करते हैं लोग? अरे बहुत करते हैं, बहुत। ये तो पूरा मतलब माफिया टाइप है। अब जब हम इस फील्ड में आए हैं एज एज अ टीचर, तो बहुत सारी चीजें पता चलती है, मतलब कि वो ही है, वो रैंकर्स बैच और बैंकर्स बैच वाली चीज है तूने जैसे अभी कि मेंशन किया कि कुछ ए होता है फिर C7 होता है, हाँ हाँ हाँ। ये क्या है भाई? मैं बताता हूँ, ए बैच भी नॉर्मली बैच है, मतलब वो नाम का ए बैच है, उसके ऊपर एक सीक्रेट बैच है जो रैंकर्स बैच होता है। उन बच्चों को खाना भी मिलता है फ्री में, रहना भी मिलता है फ्री में, टीचर भी मिलता है फ्री में, सब सब चीज फ्री में, और सब C7 चीज। वालों को मिलता है खाना? अरे C7 वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता, C7 वालों को सीट नहीं मिलती, नीचे बैठ के बहुत बुरा बट हाल है। एकेडमिकली हमने एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेटरी हायरार्किकल सिस्टम मेंटेन कर लिया है जिसमें हम हाँ, प्रिविलेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं राइट एसिमेट्रिकली। राइट राइट राइट। और एक बार पैसा आ गया, हाँ, उसके बाद वो मैनेजमेंट नहीं सुनता है। मैंने समझ ऐसे गया। ऐसे तुमसे मैंने पैसा चीजें, जैसे पापा मम्मी से ले लिया एक बार, फिर हम जैसे बस ट्रीट करना होगा हम वैसे करेंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जो बैच आ रहा है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा बैच चेंज, मतलब मैंने जो नीचे मैनेजमेंट का ग्राउंड वाले फ्लोर पे होता था, मैनेजमेंट के पूरे ऑफिसेस, तो वहाँ मैंने पेरेंट्स को रोते हुए देखा है कि मेरे बच्चे को आपने C7 बैच में दे दिया, C6 बैच में दे दिया है, प्लीज मेरे बच्चे को ऊपर बैच में रख दो। मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं है हर एक बच्चा जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो पढ़ने में बेकार हो। बिल्कुल, बिल्कुल, जरूरी नहीं कि वो सीरियस नहीं है, बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मक्कार है। बिल्कुल। जैसे मैं करूं, तो मेरा जो माइंड था वो इतना शार्प नहीं था कि मैं चीजों को जल्दी ग्रैस्प करूं। जैसे कुछ होता है ना कि फॉर्मूला पढ़ाया और क्वेश्चन कर दो, मेरा वो माइंड नहीं था। मेरा ये था कि फॉर्मूला पढ़ा दिया, टीचर ने क्वेश्चन समझा दिया, फिर मैं घर जाऊंगा 1 घंटा दूंगा उस पर, तब मेरे को जाके वो फॉर्मूला याद होगा। कंसेप्चुअली तू समझ पाया उस चीज को, एक हाँ घंटा तेरे हाँ। को टाइम लगा समझने में उसको। तो मेरा बैच भी ऐसे डाउन हुआ। अब मैं A2 में जब गया था, A2 बैच में उन्होंने डाला था मेरे को, A2 बैच से मेरे को उन्होंने C2 या C3 में डाल दिया। शफलिंग होती थी, हर 6-4 महीने में टेस्ट के नंबर के हिसाब से बच्चों को दूसरे बैच में डाल दिया जाता था। तो अब मैं उस बैच में गया, तो ऐसा नहीं था कि वही 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 वाली चीज कि मेरा था कि मेरे को पढ़ना है, मेरा था मेरे को मेहनत करना है, पर वो डायरेक्शन नहीं पता चल रही थी। एक बच्चे के लिए 10th के बाद 11th का गैप जो होता है ना, जो जंप होता है, बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर अब जेई नीट की बात करें तो बहुत ही बड़ा पत्थर है। वो बच्चा जो 10वीं में टॉप कर रहा है, वो बच्चा 11वीं के हाफ ईयरली में फेल भी हो जाता है। इतना बुरा हाल भी है 11वीं में, जो जंप है। तो किसी का समझाने पे फोकस नहीं है, कोई टीचर को लेना देना नहीं है, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हारे को जो ये जंप है इसको कैसे कोप अप करना है। उसका सिर्फ एक गोल है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरी रेटिंग अच्छी हो जाए। अगर टीचर की रेटिंग अच्छी होगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो भी एक तरह का रेटिंग का ही पार्ट है। तो इस तरह से बैठ के कोई नहीं बताता था कि बेटा देख, नोट्स तेरे को पढ़ाए जा रहे हैं, घर जाके उनको रिवाइज करियो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करियो, फिर अगले दिन डाउट आएंगे उनको पूछियो। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोई बताने के लिए नहीं था। तो वहां से चीजें जब नीचे गिर रही थी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को फील होता था कि यार मैं शायद इन जो आसपास मेरे बच्चे हैं इस बैच में उनकी तरह नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे को वहां पुश करके डाल दिया गया था। अब वो माहौल ऐसा था, फिर टीचर भी जो आता था वहां पे, वो देखता था यहाँ पे 70% बच्चा तो टाइम पास ही कर रहा है, वो टीचर भी टाइम पास करके चला जाता था। तो अगर मैं C2 के बाद C2 में हूँ, तो अगली शफलिंग में मैं नीचे ही जाऊंगा, ऊपर जाने का बहुत कम स्कोप है, और सुनने वाला कोई है नहीं। मतलब मैंने एक बार बैच चेंज करने के लिए ट्राई करा था, मैं सुबह जाके बैठा जो मैनेजर है उसके सामने केबिन में, सुबह से शाम हो गई, उसने बुलाया नहीं अंदर कि यार ये फिर टाइम पास करेगा बच्चा। ये हाल है। और जो जो जिन बच्चों की रैंक आ रही है उनको उस बैच में डाल दिया जाता है, जहाँ पे खाना टॉप वाले अच्छा बैच, मिल रहा है उनको। खाना बढ़िया मिल रहा है, उनके लिए अलग हॉस्टल है, उस हॉस्टल में ही टीचर जा रहा है सुबह और शाम, और वो वहां पे उसको पढ़ा रहा है। उसको बोल रखा है तू मत आ, तेरे को एसी में आराम से पढ़, तेरे को जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट क्लियर करने के लिए शाम को और सुबह तेरा टीचर भेज दिया जाएगा, टॉप टीचर भेज दिया जाएगा, और तेरे को तेरे रूम में आके तेरे को सवाल बताएगा। क्योंकि उसी से पैसे बन रहे हैं ना, वही वही बच्चे आगे जाके मार्केट होंगे, वही बच्चे जाके समझ गया। आगे मास्टर बॉय बनेंगे, और वही बच्चों से फिर आगे 1000 बच्चों का एडमिशन होगा। सारा यही गेम है। तो एक वो होता है जो टीचर C7 में पढ़ा रहा है, क्या उसको भी हाँ, खराब टीचर देखा जाता है? टीचर खराब नहीं है, पर वो टीचर बेचारा मजबूर है उस तरह का पढ़ाने के, क्योंकि सामने जो 70% बच्चा बैठा है
वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है ना। अब हम्म मान लो मैं हूँ टीचर, बिल्कुल मैं उसको इसमें टीचर की गलती नहीं मान रहा हूँ। मैं एज अ टीचर हूँ, अगर मेरे को दिख रहा है कि क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे तो बदतमीजी कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या मन करेगा मेरा पढ़ाने का? तो उन 70-80% बच्चों के कारण में वो 20-30% जो बेचारे चाहते हैं कि मैं मेहनत करके ऊपर बैच में जाऊं, उनका भी नुकसान होता है। काफी बच्चे जो नहीं पढ़ना चाह रहे उनका नहीं होगा मन, ये हो सकता है, जूते हाँ मार के भेजे गए हैं। काफी बच्चे होते होंगे जिनका वही भेड़ चाल वाली बात हो गई कल्चर की, सबको इंजीनियरिंग करनी तो हमको भी इंजीनियरिंग करनी, क्योंकि हमारे चाचा ने भी इंजीनियरिंग करी है, मामा ने भी इंजीनियरिंग करी है, पिताजी ने भी, तो हम भी इंजीनियरिंग में आगे लग गए और हम अब Right. कोटा भेज दिए गए हैं, बैठे हैं, मन नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं 14-15 साल के बच्चों के बारे में, राइट? हाँ और हाँ 16, हाँ 15-16, 16-17 साल किसी के को नहीं बच्चे, पता होता 15-16 में क्या करना है भाई जिंदगी में उसको। मैं एक बात और मैं मान और सकता हूँ, हो सकता है जैसे, ये नहीं कहूँगा किसी को, बहुत ही स्टूपिड स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स एक परसेंटेज होगी, बट वो परसेंटेज ब्रो मेरे को नहीं लगता 2-3% से ह्यूमन पॉपुलेशन की ज्यादा होने वाली, जिनके पास क्लैरिटी है। 2-3 भी बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को, इससे भी बहुत कम है। नहीं, मैं 2-3 इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल हो सकता है किसी को राइटर बनना है, वो एक लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है 15 में कहें मुझे ये बनना है बहुत सर्टेनिटी के साथ, 24 में वो इंसान कहे मुझे नहीं बनना, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल है। आप चीजें करते हो, इनफैक्ट, ट्राई करते हो, या और ये खाली हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बैच सिस्टम वाला, ये हाल खाली ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में भी इसी तरह की चीजें चल रही हैं। तो इससे एक तो बता मेरे को, पूरा तो एक ब्रॉड मेरे को बता, तू ऑब्वियसली रिसेंटली निकला है एजुकेशन सिस्टम से, हमें तो बहुत टाइम हो गया। सो हमारे तुम्हारे बीच में क्या गैप है? तुम्हारी एजुकेशन लाइक यूनिवर्सिटी कब खत्म हुई है तुम्हारी? अभी खत्म हुई है रिसेंटली? ये तो 2021 में, 21 में खत्म हुई है, एंड हाई स्कूल, सॉरी, क्लास 12th? 12th 19 में, सो नहीं तुम, फिर यूनिवर्सिटी खत्म हुई। हाँ हाँ, सो ओके चलो, right, 19 हम तो खत्म किए 2007 में, तो हम बात करें हाँ। कम इजीली तुम्हारा 12 साल के गैप का, ठीक है? तो मुझे बता भाई क्या डिफरेंस तेरे को, लाइक तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन सिस्टम का? तेरा रिव्यू क्या होगा इफ यू वर टू रिव्यू क्लास 12th? पहले बात करते हैं क्लास 12th अगर स्कूल लेवल की बात करी जाए, एजुकेशन सिस्टम, द एजुकेशन दैट यू वेंट थ्रू, व्हाट डू यू, हाउ डू यू रिव्यू इट, हाउ डू यू सी इट एज एन एजुकेटर? मेरा ये मानना है, जैसे खाली क्लास 12th बोर्ड लेवल की बात करें, उसमें तो कुछ ज्यादा मेहनत और वो सब चीज नहीं है, मतलब तुम आखिरी के भी 2 महीने में पढ़ लोगे ना, तुम्हारा हो जाएगा पास, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव भी है। पर अगर कंपटीशन लेवल की बात करूं, जेई नीट एनडीए यूपीएससी ये सब है, मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपटीशन जो है ना, ये मेहनत करना जो होता है ना, एक वर्ड की भाई इंसान घिसना सीख जाता है, ये मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव्स बहुत है, नेगेटिव्स बोलने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, मतलब मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि भाई ये हमारा कर्म भूमि है, तो मैं इस पे ज्यादा नेगेटिव और ये सब चीजें मैं नहीं सोचता हूँ। मेरा ये ठीक है यार, वो जो बैठे हैं वो लोग, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही। पर पॉजिटिव्स की अगर बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद ना, ये इतना, कोई अगर कोई आईआईटी जा रहा है लड़का या कोई लड़की आईआईटी जा रही है, का एग्जाम क्रैक कर रही है, तो उसने वो रात दिन पढ़ना, रात दिन बिना सोए 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना, एक ही कुर्सी पे बैठ के काम करना, वो सब चीज सीख ली है। मतलब जैसे मैं भी अपनी बात करूं तो कोटा में मैंने ये सीख लिया था कि कैसे पूरी रात बैठ के पढ़ना है। तो आज वो पढ़ाई शायद काम नहीं आ रही है, पर तो पूरी रात बैठ के काम करना जो वर्क एथिक, एक्सपीरियंस है, वो जो वर्क एथिक है वो काम आ रहा है। मतलब आज मेरी कंपनी में अगर मेरे को कुछ काम है और मेरे को ये बोल रहा है कि कल सुबह 12 बजे तक तेरे को ये देना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरे को सर रात को नींद भी तो करनी है सर पूरी, वो आदत है कि ठीक है सर कोई बात नहीं, पूरे ऑल नाइटर मार देंगे और करके कंप्लीट कर लेंगे। तो वो मेहनत करने वाली जो चीज है ना, वो सिखा देती है। अगर आप सीरियसली किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैटर नहीं करता आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, आप उस मेहनत करना अगर सीख पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता मिल जाएगा। ये मेरा मतलब मेरे को खुद पर्सनली आईआईटी नहीं मिली थी, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, पर आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी जा रहे हैं हमसे पढ़ के, है ना। एक्सपीरियंसेस जो है, वो मेहनत करना जो है, वो मेरे को काम आ रहा है। गोल अलग अलग हो सकते हैं, पर वो जो जाने का रास्ता है ना मेहनत करने वाला, वो अगर तुम सीख गए हो तो मेरा ये मानना है फिर कुछ ना कुछ कर ही लोगे जीवन में। नेगेटिव्स अब बहुत हैं, वही कि अपडेटेड नहीं है करिकुलम, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता ही नहीं अब तो। मतलब अब जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं उसमें एनसीईआरटी के सवाल नहीं आते। आपको याद होगा जब आपने 10th 12th दिए होंगे एग्जाम, डायरेक्ट बुक के उठ के क्वेश्चन छप जाते थे, बोल देते हम तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं बोल पाते हैं बच्चे।
अब नहीं आता एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अब उन्होंने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। ओके। तो हमारा इन क्वेश्चन चेंज कर दिए तो भाई बुक भी तो चेंज कर दो। धीरे धीरे कर रहे हैं, बट वो स्पीड जो है स्लो है। जैसे 6-7 की चेंज हुई है, चेंज तुम 9-10 की करो, 12th की करो, वो अभी वही चल रही है जो 10-15 साल से चली आ रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने डिफरेंट बताई है कि यार बच्चे को हम ऑप्शंस दे देंगे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हुआ अभी जरूरी नहीं है तक साइंस। हो गया वो? अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अभी तक। वो तो हमारे पता नहीं कब आया थी शायद, बहुत मुझे पहले आया था, 5-6 साल पहले आ गया था, वही बहुत मैं कह पहले रहा हूँ ना। अनाउंसमेंट था उसका। तो वीडियो बनाया था तो इतने उसका साल पहले, मैं उसका सोचता हूँ क्या हुआ उसका। कुछ नहीं हुआ उसका, बहुत इम्प्लीमेंटेशन, वही है ना, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग रहा है। सोचा जा रहा है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है हमारे गॉड में तो लेवल यार, पे। मैं जिस स्कूल में गया था हमारे तो कुछ सब्जेक्ट्स के ऑप्शन ही नहीं थे। सिंपल पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स, दैट्स इट। भाड़ में गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हें। ह्यूमैनिटीज आर्ट्स नहीं होगी, बहुत स्कूल्स में नहीं होता। नहीं था कोई ह्यूमैनिटी, आर्ट्स वार्ट्स नहीं, सिंपल कॉमर्स, पीसीबी और पीसीएम के सेवरल तुम्हारे सेक्शंस, सेवरल क्लासेस तुम्हारे। सारे बच्चे उधर ही भागते हैं ना, साइंस। आधे साइंस कोई पीसीएम, पीसीएम के 2-3 क्लासेस हो गई एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे वहां जा रहे हैं। कॉमर्स जो सबसे लूजर हो गए वो कॉमर्स चले गए। यही सिस्टम आज भी यही है, मतलब मानते तो लोग ऐसे ही हैं कि सबसे कम नंबर वाले आर्ट्स में चले जाते हैं, मीडियम लेवल वाले कॉमर्स में। माना तो जाता है ऐसा, पर बट आई चेंज भी थिंक, हो रहा है। हाँ, इसमें आई थिंक रिवर्सिबिलिटी का एक ऑप्शन होना चाहिए कि तुम, आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगता था वो है फाइनलिटी वाली, कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में एक फाइनलिटी का एक हमने स्कोप रख दिया तुम्हारे सामने कि तुम्हें अब ये चूज हाँ, करना है। एंड राइट। उसके बाद हम एक भावना डाल देंगे, हो सकता है वो रिवर्सिबल हो ड्यूरिंग द कोर्स, सेवरल स्टेजेस पे आप रिवर्स कर सकते हो, बट उसमें हम आपको ऐसे बिलीव करवाएंगे कि ये बहुत कठिन है पहला तो करना, हाँ, सेकेंडली लोग हो करेंगे, थर्ड हाँ, हम एलिमेंट डाल देंगे कि आप फेलियर हो टाइप हो, कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। सारा खेल यही है, सारा खेल यही है, सही कह रहे हो आप। मतलब वो सोसाइटी की नजरों में लूजर हो जाएगा कि अगर उसने साइंस से कॉमर्स कर दिया। वही। ऐसा देखा जाता है, मतलब कि अगर किसी बच्चे ने शुरू शुरू में साइंस ले ली, अब उससे नहीं समझ पा रही है, उससे नहीं हो पा रहा है, उसको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, मैथ्स नहीं समझ में आ रही है, तो अगर वो चेंज करना चाहेगा तो सबसे पहले ये सोचेगा चाचा मौसी क्या कहेंगे। हम्म। वहीं पे आधे बच्चे तो वहीं हट जाते हैं। मतलब मैं तो इस चीज को बोलता हूँ, जब हम सेमिनार्स में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, मैं ये बोलता हूँ असली लेजेंड वो बच्चा है जो अपना पाथ चेंज करना सीख पा रहा है। किसी वेरी ने गुड। यार नहीं बना ना या। मेरे लिए, ये नहीं बनाया। अपनी अपनी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा। सोसाइटी के चक्कर में क्या कहेंगे लोग, उसके चक्कर में वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाता है। मतलब मैं अपने सेकंड ईयर में अच्छा खासा लग गया था यूट्यूब पे, और मैं ये सोच रहा था क्यों कॉलेज की टेंशन में पढूं, कुछ फायदा दे नहीं रहा है, पर करनी पड़ी कंप्लीट। मतलब पेरेंट्स भी नहीं माने, जितने लोगों से पूछा सबने कहा कि ठीक है कुछ मत करियो पर डिग्री तो लेके आ जाए एटलीस्ट। ये है बहुत सोसाइटी में। चल, मैं तेरे से फाइनल क्वेश्चन, तेरा जो मेरा स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था, मैं तेरे से पूछता हूँ। पहले अपना इंट्रोड्यूस कर दे कि तुम करते क्या हो, लाइक तुम्हारा कंपनी जो है वो किस बारे में है? हमारी कंपनी अभी स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल लेवल एजुकेशन होती है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये स्कूल लेवल एजुकेशन पे, बोर्ड्स लेवल एजुकेशन पे अभी हम पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं हमारे, जो कि पेड बैचेस के नाम पे रहते हैं, हम्म। और बाकी हमारे यूट्यूब पे भी रहता है, फ्री लेक्चर्स, फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह ये डालते हैं। तो मेरे को तो एक बात अभी बता, ब्रॉड लेवल में यही है। तो स्कूल किसके लिए है अगर तुम लोग पढ़ा रहे हो तो? स्कूल किस लिए, ये मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, अभी रिसेंटली शायद खान सर से भी पूछा था, तो उन्होंने सिंपल ही आंसर दिया कि अगर स्कूल अच्छा करने लग जाए हम्म। तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हम्म। दिक्कत ये है कि स्कूल में जो मैंने आपको बताया ना कि एनसीईआरटी आज भी वही है, और स्कूल को ना चाहते हुए भी वही फॉलो करवाना पड़ रहा है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल सीबीएसई पूछ रहा है, उसकी तैयारी कैसा करे बच्चा। सारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होगा, पर मैक्सिमम स्कूल्स में है, टीचर आज भी सिर्फ एनसीईआरटी ही करवा रहा है, और हम्म। एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। हम्म। सीबीएसई को पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ना, थोड़ा घुमा फिरा के जो एक ही सवाल को पूछा जाता है, उसकी तैयारी कैसे करे बच्चा। उसके लिए फिर हमारा रोल आता है कि हम बच्चे को वो एडवांस लेवल की चीजें पढ़ा रहे हैं जो अब पूछी जा रही है। होम स्कूलिंग एग्जिस्ट करता है इंडिया में? बहुत कम। लीगली मैं पूछ रहा हूँ, लीगली क्या वो इक्वल ही देखा जाता है अगर बच्चा स्कूल नहीं गया है, और अगर आईआईटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी हाँ, में अप्लाई कर रहा हूँ, हार्वर्ड का मुझे मुझे लगता है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बट लाइक अगर मैं
इंडिया की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे एमआईटी हो चाहे किसी भी हो, डू दे डिस्क्रिमिनेट कि आप स्कूल गए हो या आपने होम स्कूल किया है? मेरे को इस बारे में आपको इतना पता नहीं आइडिया है, नहीं। क्योंकि मेरे को ये लगता हाँ है कि अगर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, टेक्निकली अगर मैं तुम में एनरोल कर रहा हूँ 9th क्लास के सेक्शन में, तो मैं एक तरह से स्कूल में एनरोल्ड हूँ, तो हाँ बेटर है कि मैं होम स्कूलिंग कर लूँ, मैं एक हाँ सब्सक्रिप्शन लूँ, और मैं हाँ। एक डबल टाइम वेस्ट से बचूं। मेरे पास शायद 5 घंटा टाइम है स्पेंड करने का, खेलने का, क्योंकि मैं तुम्हारी मतलब डबल स्कूलिंग का पॉइंट क्या मैं है एक कि क्रिएटर मैं को पहले देख रहा था। 9 घंटे 8 घंटे एक स्कूल जाता हूं जहां पे मेरे को 4 गालियां पड़ती हैं, चप्पलें पड़ती हैं, मुझे फालतू के कन्फॉर्मिस्ट सिस्टम में वो करना पड़ रहा है, जहां पे तुम मुझे बता रहे हो एजुकेशन आउटडेटेड है। हाँ हाँ। काफी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने एक क्रिएटर देखा था, फाइनेंस के क्रिएटर है, तो वो बता रहे थे इस चीज में कि हमने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा है, हम तो होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। तो है बट बहुत कम परसेंटेज में कल्चर है अभी। आई अंडरस्टैंड, बट मैं द ओनली मतलब उसके एडवांटेज मुझे लीगल। दिखेगा वो है सोशलाइजिंग। हाँ हाँ, सोशलाइजिंग वाला एक पॉइंट है जो दिक्कत देगा। अब वो उसको कैसे कोप अप कर रहे हैं नहीं, वो बहुत बड़ा वो पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा बच्चों के साथ अपनी उम्र के बैठे वेरियस बात करे। सिचुएशंस में हो, जहां पे एक तरफ राइट। उसको ऑस्ट्रेसाइज भी किया जा रहा है, सब कुछ एक्सपीरियंस करना जरूरी है ब्रेन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। कि राइट उसके राइट राइट 4 चिल दोस्त हैं जिनके साथ वो बकलोली कर रहा है, उसको एक क्रश भी होना जरूरी है जिंदगी में, सब चीजों की नीड है साइकोलॉजिकल। राइट। हाँ। तो अगर आप उसको वो एनवायरनमेंट से हटा दे रहे हो, बट वही अगर आप एनवायरनमेंट रिप्लेस कर सकते हो, हम्म। इंडिया में की प्रॉब्लम लीगैलिटीज है। का मेरे को इतना आइडिया नहीं है अभी की होम स्कूलिंग का है या नहीं है। मेरे को एक बात बता, तू अभी 22 साल का है, स्पोर्ट्स हम्म। से कोई तेरा लेना देना है लाइफ में? नहीं है। तेरे अराउंड जितने भी बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ 15 से अभी तक रहे होंगे, मित्र और हम्म अदर नेटवर्क, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, हम्म तुम लोग के हम्म। जनरल लाइफ में स्पोर्ट्स से कितना रिलेशनशिप देखा तुमने दूसरों का, अपने अराउंड जितने भी बच्चे रहे? बहुत कम। 2-3 दोस्त हैं जो रेगुलर बेसिस पे कहीं या तो बैडमिंटन या क्रिकेट या कोई एक स्पोर्ट्स में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, वरना नहीं है। तेरा क्या जीरो ही ओपिनियन है मान। उसके बारे में कि बच्चों की जिंदगी में, एंड ये एक इंडियन फिनोमिनॉन है बाय द वे, मे बी शायद साउथ कोरिया में भी होता होगा, बट ये हम्म स्पेसिफिकली हमारे जिस पृथ्वी में हम जो घूमती है और हमें घुमा रही है, हम्म उसमें एक ज्योग्राफी की बात है यार। ये एक वर्ल्ड हम्म फिनोमिनॉन नहीं है बाय द वे। हम्म। सो क्या तुम्हें लगता है कि हमसे हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन ऑफ यंग हम्म पॉपुलेशन इंटायर, तुम कह सकते हो उसमें, मतलब हो हम्म। सकता है जो पॉकेट्स हमें मिले जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल, पब्लिक स्कूल जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के, तो वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा तो वो खेल ले हम्म, रहे हैं, बट ये खेल ले रहे। प्रिविलेज नहीं है खेलना, हाँ वो ऑल्टरनेटिव है क्योंकि सिस्टम ही टूटा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रिविलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स सिस्टमैटिकली, ऑलमोस्ट विद इंटेंट, जो हटा दिया गया बच्चों की जिंदगी से, स्पोर्ट्स, बच्चे हम्म खेलना कम्स टुगेदर, मेरे ख्याल से एक सेंटेंस में एक के बाद दूसरा वर्ड आता है बच्चे खेलना, और हमने हाँ, खेलना हटा दिया। खेलना हटा दिया है। मैं आपको बता, हमारे टाइम पे तो चलो फिर भी शायद थोड़ा बहुत था कि गली में जाके खेल लेते हम्म। थे, क्रिकेट खेल लिया गली में, दोस्त 4 दोस्त हैं, 4 लड़के हैं, गली में खेल लिया जाके। अब वाली जनरेशन में तो जीरो है। मतलब वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो सिर्फ इस पे ही खेल रहे हैं, और कहीं नहीं वो खेल तो रहे हैं। स्पोर्ट्स ही नहीं है ना ब्रो, वो तो गेमिंग हो गया। मतलब हम्म। गेमिंग है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर फुटबॉल खेल रहा है तो वो सिर्फ इसी पे खेल रहा है। फील होता है, मतलब मेरे को भी कई बार मैं बैठता हूँ ऐसे, बैठ के अगर सोच रहे हैं हम्म। तो कई बार दिमाग में आता है कि यार बाहर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं अगर कहीं, तो वहां दिखता है कि तू गया है लोग, बाहर? मतलब ऐसे 1-2 कंट्रीज में गए हैं, कहाँ जैसे कहाँ गया? सिंगापुर। सिंगापुर वेरी गुड एग्जांपल या। सो क्या नोटिस किया सिंगापुर तूने? में अगर बच्चों को छोड़ो, मैं तो नॉर्मली देखता हूँ अपनी कि यार, एज है या? हाँ अपनी एज में भी लोग फुटपाथ पे भी चलते हैं। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जो मेरे को नोटिस होता है। हमारे तो फुटपाथ ही नहीं है पहली चीज। या वहां पे मैंने देखा है कि लोग जिस तरह से भाई हेल्थ को और ये सारी चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्योंकि वो यार, देख, तुम वो करोगे जो तुमने एक उम्र में हैबिट की तरह अनकॉन्शियसली सीख लिया। वर्ड राइट है राइट। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। बिहेवियर्स लाइफ में ऑटोमेटिकली रिपीट करते हैं। अगर हाँ। स्पोर्ट को तुमने एक ऑटोमेटिक बिहेवियर में तुमने नहीं डाला है बचपन से कि ये मेरी, ये जीवन शैली है, हम्म तो तुम्हारे को बहुत कठिन होगा अपने आप को एट 32
उस जगह में फोर्स करके हैबिट में कन्वर्ट करना। ये हो सकता है तुम Right. 3 बार चले जाओ खेलने, चौथी बार देखो तुम हाँ। होगा कि बहाना मार दिया, तुम कटाओगे अपने आप को। वो कल्चर नहीं है, बचपन से ही वो चीज नहीं देखी है, तो वो ऐसे आदत में नहीं आई है कि भाई सुबह उठ के रनिंग पे जाना ही है। अगर वो देखा है उसने बचपन से, तो उसके हैबिट में होगा। रनिंग तो बहुत टफ चीज हो गई। हाँ। रनिंग इज, आई वुड से, बहुत सारी चीजों में। मैं तो कह रहा हूँ बैडमिंटन की बात, जैसे तूने एग्जांपल दिया बैडमिंटन, इवन क्रिकेट, राइट? क्रिकेट और बैडमिंटन में मैं फिर भी कहूंगा कि क्रिकेट फिर भी मार्जिनली मुझे लगता है बहुत ज्यादा खेलते हैं। रिक्वायरमेंट उसकी इतनी नहीं है, जैसे फुटबॉल की बहुत रिक्वायरमेंट है, तुम्हें दौड़ना पड़ता है कायदे से। एक फुटबॉल गेम में तुम अच्छा खासा कार्डियो कर लोगे। क्रिकेट में टू अ Right. ग्रेट पार्ट तुम बैठे हो, तुम्हारी टीम बैटिंग कर रही है तो तुम बैठे हो। सेकंड पार्ट में हो जाता है तुम फील्डिंग कर रहे हो तो तुम एक जगह पे खड़े हो। दौड़ना तभी होता है जब तुम्हारे पास एक बॉल आई। तुम इतना ज्यादा फिजिकली मेरे को लगता है कि एक्सर्ट करता है एज कंपेयर टू अगर तुम बैडमिंटन भी खेल रहे हो। आदमी बैडमिंटन दौड़ता है भाई, कंटिन्यूअसली। ये मैं और जनरेशन पे क्या बोलूँ, ये मैं अपने ऊपर ही फील करते हैं। हमें खुद गिल्ट फील होता है जब मैं बाहर जाता हूँ या देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार हम ही नहीं करते हैं तो औरों को तो क्या बोले। हमारे ही है उसमें नहीं है नेचर में। अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो गाड़ी निकलती है सीधी, क्या बात कर रहे हो यार। उसी में जाया जाता है। तो यहाँ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना। आधा डर तो ये है कि चलते हुए कोई चढ़ा लग देगा। लुग रहा जाए, हाँ, कोई कोई ना मैं उड़ा बिल्कुल वही दे। सोच रहा था मैं। तो चलो दिख नहीं रहा है, रात हो गई है, पूरा धुआं है बस। ओह ऑफ कोर्स, मैं भूल ही गया था। कहाँ दौड़ोगे, कैसे दौड़ोगे? अब 2 दिन दौड़ोगे, तीसरे दिन तो आप बेड पे होगे। हम्म। अभी मैं मतलब जस्ट अपनी कॉल से पहले ही मैं इसको ऊपर कर दिया था, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ धुआं है। आप बाहर जा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि साइड में कुछ आग जल रही है। तो तू दिल्ली में क्यों है भाई? समझदार आदमी समझ। है तू। मैं समझ ले मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दिमाग से समझदार हाँ। है तू। एजुकेटेड है इन द सेंस तेरे को पता है कि ये धुआं है, तो क्लियरली मेरी हेल्थ में फायदा तो नहीं हो रहा हाँ, इसमें। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपका सही पॉइंट है। अब ये है बस एक ही रीजन है, वो काम है। मतलब कि लोग ही यही हैं जो काम करने वाले हैं, इसी शहर में है। कैसे करेंगे? ऑफिस यहीं चलाना पड़ेगा, तो सारे पुणे शिफ्ट हो जाओ, रिसोर्सेज यहीं। पुणे की एयर क्वालिटी बेटर है। पुणे की एयर क्वालिटी बेटर है। अपना जो एजुकेशन वाली चीज है ना, जो ये टीचर्स और ये सब, ये मोर जैसे हमारा भी इससे पहले ऑफिस भोपाल में ही था, हम्म। पर हमें वहाँ फील हुआ कि जो ज्यादा टैलेंट है, जो और एक्सपैंड अगर करना है कहीं पे, तो वो आपको यहीं मिलेगा। वही एक रीजन है, एक दिल्ली और रीजन है। नेसेसरली मतलब दिल्ली, इसमें 1 साल। क्या चीज? दिल्ली नेसेसरली दिल्ली। नोएडा में हूँ अभी तो मैं। ओके। नोएडा ही हो गया, दिल्ली नोएडा कितना दूर लगा हुआ है। मतलब मैं बीच में 1 साल, जो आप कह रहे हो ना चीज, एजुकेटेड है, थोड़ा समझदार। अच्छा खासा काम दे रहा है, समझदार भी है। मैं 1 साल देहरादून रहा हूँ बीच में, पर अब वापस आना पड़ा है काम की वजह से। हम्म। मेरी पूरी फैमिली लेके मैं देहरादून चला गया था, हम्म। बट वही है, काम अगर रुक रहा है तो फिर वापस आना पड़ रहा है। आप कितने टाइम से नहीं आए इंडिया? मेरे को हो गया यार 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए ना। अब आप गलती से अगर एक दिन आए, वो आपको फील होगा, पूरा गला जाम और ये। मैं शायद दिल्ली नहीं आना चाहता। मैं अगर आऊंगा, अब मैं फ्लाइट बुक कराऊंगा मुंबई की, और फिर मुंबई से मैं, मतलब हमारा, मैं प्लान सारा। ही ऐसे करूंगा कि परिवार को जहां मिलने का पॉइंट होगा वो ऐसी जगह होगा जहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है। और हाँ। फिर हम रूट ऐसे करेंगे कि उनकी सबकी फ्लाइट करा के हम मीटिंग पॉइंट ही चेंज कर देंगे। मेरा दिल्ली, सच बताऊं, दिल से ना देखने का कोई मन है ना आने का मन है। हमारे रिलेटिव हैं, वो लंदन से आए हैं अभी कुछ 10 दिन पहले। उनकी फैमिली 10 दिन से बीमार ही है। मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम, बस यही है। ये इसको अगर रिवर्स करके देखें, आपने बोला आदत, तो स्पोर्ट्स की अगर आदत है, तो वो उसको बिना कॉन्शियस दिमाग के भी वो आदत में रहेगी कि भाई चल रहा है, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो जाना है। अब दिल्ली के लोगों को जो कहते हैं ना कि वो आदत बन गया ना, वो उन्हें फील ही नहीं हो रहा है कुछ डिफरेंट है। बचपन से ये चीज देखी है, बचपन से अगर AQI अपन ने 200 ही देखा है, उसे 500 ही तो हुआ है। ये बोलते हैं हम्म। बट लाइक 200। जिंदगी भी तो फिर कम हो गई ना ब्रो। अभी क्या पता कितने कैंसर हुए हैं लोगों को कभी अब देखो, कैंसर के साथ ये होगा ना, तुम्हारा जितनी चीज को गहराई से जब तुम देखते हो तो पता चलता है, सोर्स का भी पता नहीं चल सकता, बिकॉज सोर्स इतने सूक्ष्म वे में सेकंड बाय सेकंड जो चीज ऐड हो रही है उसको कैसे पता कर पाओगे कहां से पैदा हुई थी ये। तो एयर राइट। पोल्यूशन एक चीज है जो मैं बस ब्रीथ कर रहा हूं। अब 10 साल से छोटे छोटे लेवल पे क्या चीज किस सेलुलर लेवल पे फर्क डाल रही है, उसको तुम ट्रेस तो कर नहीं पाओगे, एक दिन कुछ हो जाएगा।
ये तो मैंने आपको मजाक में बोला, मतलब इस तरह से लोग बोल आई देते हैं कि अंडरस्टैंड। अरे कोपिंग तो कोपिंग आदत इसको ही कहते है। हैं, कोपिंग मैकेनिज्म होता है ब्रो। तुम्हें जस्टिफाई करना ही है ना अपने दिमाग में किसी ना किसी तरह से। वही, बट इंटरनल लेवल पे तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तुम एक चीज, मेरी एक थ्योरी, मुझे लगता है भाई भारत में हाँ हम काइंड ऑफ जीते हैं या पैदा होते हैं इन अ वे अस्पताल में पैसा देने के लिए। मेरे को लगता है मतलब भाई है। हमने अपना कल्चर ऐसे बिल्ड कर रखा है जैसे कि हम काइंड ऑफ कि हम बस तैयारी कर रहे हैं कि कब हम आपको पैसा देना स्टार्ट करें, हम्म प्रिस्क्रिप्शन कब हमारे चालू हो जाएं। हम्म और किसी ना किसी प्रिस्क्रिप्शन में इंसान फंस चुका है ऑलरेडी, 30s में ही हम शुरू हो चुके हैं। और राइट। क्योंकि आई गेस स्पोर्ट्स तुम कर नहीं रहे हो, कल्चर पूरा सेंटर्ड है कि तुम एक कुर्सी पे बैठे रहो, जो कि एज होमोसेपियन बायोलॉजिकली एवोल्यूशनरली तुम हम्म एज होमोसेपियन स्पीशीज का पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बने ही नहीं थे कुर्सी में बैठने के लिए। सो तुम हम्म ऑपोजिट कर रहे हो जो स्पीशीज मेंट थी करने के लिए, तुम अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राइट। तो भाई ऑब्वियसली 30 में स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा कुछ ना कुछ, और तुम ऐड करते चले जा रहे हो उसके बाद एयर पोल्यूशन या लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब 5-20 सेकंड डिलीवरी जो भी है, मुझे नहीं पता 1 मिनट डिलीवरी है, 5 मिनट जो भी है। 5 to 10 सोचो मिनट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो प्रैक्टिकल लाइफ में, हम कह क्या रहे हैं। आप भाई हम्म साहब कुर्सी से उठिए मत। कैसे हो गया महा, मतलब हम्म भाई साहब कैसे वही आपने ना। सोच लिया कि आपको दुकान तक जाना है। अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, तो इंसान नीचे भी पिक करने नहीं आता है, फोन करता है 4th फ्लोर पे आ जाओ। सोचो भाई कि इवन तुम्हारा कैब हो गया कि अगर पतली गली है तो उसको खुजवा के किसी भी तरह से मुड़ मुड़वा के हाँ, आदमी कहेगा गेट पे आ। ये नहीं कि गेट मैं पे आ। चल के वहां तक चला जाऊं, ये बात तो मुझे, मैंने बात करी भी है। बट मुझे बस यही लगता है ना कि इसमें तुम्हारा नुकसान है भाई। भाई हाँ दुकान तक चले जा भाई, चल ले। तेरे के कुछ तो स्टेप्स आ गए ना तेरे, 500 हम्म स्टेप्स आ गए मे बी हम्म दुकान तक वापस आने में 500 स्टेप्स, 300-400 स्टेप्स तो तूने कर लिए। तू बैठा है, मेरे ख्याल से मोस्ट इंडियंस बैठे हैं जिनके स्टेप्स आई थिंक दिन के 800, 1000, 1200 पे खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी हम्म अब कंपनी काम की बात करते हैं वापस। अभी तुम इस वक्त तुमने अपनी इंजीनियरिंग खत्म कर लिया है, राइट? 23, 24, वेयर डू यू सी योरसेल्फ गोइंग, व्हाट आर यू हम्म। बिल्डिंग इन योर माइंड? अभी हम लोगों का मतलब जब तक खाली यूट्यूब कर रहा था तब इतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। पर ये था कि ठीक है यार, चल रहा है चैनल, डाल रहे हैं रोज के लेक्चर्स, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। एक अंदर से डर भी था कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। हम्म जब से हमने नेक्स्ट टॉपर्स शुरू करा है, तो अब तो मतलब वो ये जो हर फाउंडर का एक ड्रीम रहता है कि भाई अपनी कंपनी को जितना बड़ा कर सकते हैं, हम्म जितना एक्सपैंड कर सकते हैं, हम्म अलग अलग वर्टिकल्स जा सकते हैं। अ, वही है बस दिमाग में कि अगले 2-3 साल 4 साल में हम भी एक अच्छी पोजीशन पे हो सीए भी कंपनी पढ़ाओगे? लेवल। सीए भी पढ़ाएंगे, क्यों सोच रहे पढ़ा हो है सकते ना? हैं। सोच रहे हैं, हम्म। सोच रहे हैं। डर भी लग रहा है, मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो एक्सपेंशन पे इस पॉइंट पे हम बहुत डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे हम जेई नीट की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना, आप कह रहे थे कोटा और ये सब चीज। तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई कि स्टूडेंट लेवल की प्रॉब्लम है। बट जब हम लोग एक्सपैंड करने की सोच रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो काफी लोगों से हमें ये भी पता चला कि ये जो कोचिंग लेवल की इंडस्ट्री है, जो कोचिंग माफिया टर्म है, ये इतनी दिक्कत देने वाली चीज है कि ये टिकने नहीं देते हैं बाकी के लोगों को। मतलब ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं इस समय पे कि बहुत लोग आना चाहे इस इंडस्ट्री में, पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से ऐसे टारगेट कर दिया जाता है कि या तो उनकी इमेज हैम्पर कर दी जाएगी, वहां पे वो लोग आउट हैं, या फिर उनके टीचर्स ले लिए जाएंगे सारे। ये सारे टीचर उठा के पोच कर लो, उठा के ले आओ और पूरी कंपनी खत्म कर दो। ऐसा बहुत हुआ है, मतलब रिसेंट केसेस में बहुत हुआ है। ऐसा कर देंगे, या फिर उसकी एम्प्लॉयज ले जाएंगे, कंपनी पे कुछ लीगल डाल देंगे, है ना। और भी बहुत, वही साम दाम दंड भेद सब चीज लगा देंगे वो, और हम्म तुम्हें उस इंडस्ट्री में घुसने की एंट्री नहीं मिल पाएगी। हम्म ये है, और मिल भी गई तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। हम जो अभी इंडस्ट्री में है, जो हम कैटेगरीज अभी कर रहे हैं, बहुत छोटी कैटेगरीज है, स्कूल। 9th 10th और स्कूल लेवल पे। अब उस पर उन लोगों का ध्यान भी नहीं है, उन्हें है कि जाओ ठीक है कर लो, करना है जितना करना है। अब अगर हम उनके गढ़ में घुस गए हम्म जहाँ पे वो हैं, और मैं खाली ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी अभी यही हाल है। पहले हम एज अ स्टूडेंट भी हम ऑनलाइन को बहुत सोचते थे कि हाँ यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, सब सब साफ सुथरा है, ये लोग ऑफलाइन को टक्कर देके
अच्छा कर रहे हैं, इतना इतना जो अच्छा दिख रहा है वैसा है नहीं, जो हमें दुनिया में लोगों से कोई बात भी, करके मेरे पता ख्याल से ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंड अक्रॉस फील्ड मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो ऑनलाइन हाँ, जितना अच्छा इंसान है, जब तुम उससे पीछे मिलते हो और उसके बारे में जानते हो तो पता चलता है। तो ये तो मेरी जिंदगी हाँ, हाँ, देख ली, हाँ, 36 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई जो महात्मा है तुम्हारे, एंड बाय महात्मा आई एम जस्ट हाँ, यूजिंग एज अ टर्म, आई एम नॉट, कोई गलती से ये मत सोचना किसी यूट्यूबर का नाम महात्मा समथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट लाइक जो सामने अपीयर कर रहा है एज अ वेरी, हाँ। इवन वो लाइक एक होता है ना कि नेवर नेवर मीट योर हीरोज। हीरोज टाइप चीज, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं दूर से स्क्रीन के इस तरफ, वैसा है नहीं। बहुत लोग आए यार, मतलब बहुत बहुत जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग थे, उन्होंने ट्राई करा इस सेगमेंट में आने का, जेई का, नीट का, सबको साफ कर दिया, सबको साफ कर दिया। वो इस लेवल पे टारगेटिंग करते हैं। तो हमें बस यही डर है कि यार जो हमारे थोड़ा बहुत चल रहा है, जो हमने इतनी मुश्किल से बिल्ड करा है, ये भी साफ ना हो जाए, हमारी इमेज को या हमारी किसी चीज को ये हैम्पर करना शुरू कर दें। जो हम 9th 10th में अच्छा कर रहे हैं वहां, वो ना हिल जाए सब चीज। मतलब क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, हम इतना फंडिंग और इतने सारी चीजें, जिस लेवल की चीज ये कर सकते हैं, हम वो अपने आप को गार्ड नहीं कर सकते कि हम बच सकें। बस वो डर है एक। तो इसलिए हमने ये मतलब अनाउंस भी कर दिया अभी रिसेंटली, मैंने क्लास में भी बोल दिया, बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या जेई नीट का बैच या आप और एनडीए या इन सब में जाना चाहोगे। मैंने कह दिया अभी कोई प्लान नहीं है, हम अभी इस चीज में नहीं जा पा रहे हैं। एंड तुम्हारे अनुसार मे बी क्या मेन रीजन यही है कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज है कि एक बार अगर हम घुसे तो ये रेजिस्टेंस आएगा? हाँ, बहुत आएगा। मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं कि ये आएगा, ये ऑलरेडी आ भी रहा है। मतलब क्लास 9th 10th में भी अगर हम बात करें, तो हम पिछले 2 3 साल से टचवुड इतना अच्छा कर रहे थे कि हमें 9th 10th में ही रेजिस्टेंस देखने के लिए बहुत मिला था। मतलब इनडायरेक्ट मीम्स, इनडायरेक्ट रील्स, और इससे टारगेट करना, उससे टारगेट करना कि बस इनकी इमेज खत्म करी जाए किसी तरह से, वो बहुत मिला था। पर ये था कि हम चुप रहे, हमने ज्यादा कुछ बोला नहीं, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था ना, हम कहाँ से करें सब चीज वापस। तो हम ये था कि बस पढ़ाते रहो, चलो ठीक है। हम्म। इस वाली फील्ड में इतना हो रहा है, स्कूल सेगमेंट जो बहुत छोटा सेगमेंट है, इसमें अगर इतना हो रहा है, तो अगर हम गलती से गढ़ में घुस गए इन लोगों के, तो क्या होगा। बस वो डर है। क्योंकि बात यह है, वही बात जो मैं कह रहा था कि नेवर, जो तुमने कहा नेवर मीट योर हीरोज, आई थिंक उसका पॉइंट ये है कि मोस्टली इस वक्त जो इमेजेस बिल्ड करी गई हैं वो इतनी खतरनाक तरह से पीआर जनरेटेड हैं। इंटरनेट हाँ, एग्जैक्टली। इंटरनेट बदल गया। इंटरनेट जो था वो नहीं रहा, जो तुम बात करते थे 2016 वाली भी, कि वो एक टाइम पे एक अलग इंटरनेट था। आज का इंटरनेट वेपनाइज्ड इंटरनेट है। जो भी आपको दिख रहा है वो इतना सिलेक्टिवली क्यूरेटेड है, पूरा मैन्युफैक्चर्ड है, स्क्रिप्टेड है, इतना तगड़े लेवल पे उसके पीछे दिमाग लगे हुए हैं, और वो वो ऑर्गेनिकली आपको बेचा जा रहा कैसे, है आपको। हाँ, वो आपको कैसे भी मैनिपुलेट हो सकता है, कैसे भी कोई भी नरेटिव जा सकता है। और आज वो विलन हीरो है, कल आपका विलन बना दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बना, मतलब आपको लगेगा कि वो विलन है। वो आई इस नो, तरह से आई नो। नरेटिव सेट हो। क्योंकि अब मेरे को इतना पता नहीं था सब चीज़ों के बारे में, फिर मैंने लोगों से बात करी जो कंपनीज वो करते हैं, ओन हाँ, करते हैं पीआर की। तो उन्होंने मुझे जब समझाया और मुझे उन्होंने जब ताकत दिखाई इसकी, मेरी फट के हाथ में आ गई। इन द सेंस मेरी आंखें खुली कि इसका स्कोप, हम्म, मतलब एक होता है कहना कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, और एक उसके ऊपर का हाँ, लेवल है कि ये रियलिटी है। अब वी आर नो मोर इन द डोमेन कि ये हो रहा है, नहीं, ये ही हो रहा है अब, यही हो रहा है, और कुछ हो यही ही हो नहीं रहा है। रहा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इंटरनेट अब इतना घटिया हो चुका है कि लोगों को पहले कभी नहीं, लाइक मैं कैसे बताऊं था, कैपेसिटी जो डायल है तुम्हें बेवकूफ बनाने का, वो इस हाँ, क्लेवरली और इतने अच्छे लेवल पे इसका स्कोप, मतलब वो एक इंडस्ट्री इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली एंड स्मार्ट इंडस्ट्री हो गई है कि तुम्हारे पास अब हाँ, कोई चॉइस ही नहीं है उससे कॉम्बैट करने का। लाइक एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर, एज अ व्यूअर, तुम नहीं बचा सकते हाँ, अपने आप को। दैट्स व्हाट आई रियलाइज व्हेन आई रियलाइज कि फेलियर पे आ चुके हैं। द पॉइंट इज फेलियर पॉइंट, कि तुम नहीं कर पाओगे। इतने डोमेन से राइट, आएंगे ये लोग, जो पीआर चल रही है वो इतने, तुम्हें पता नहीं चलने वाला कब कौन इंसान जिसको तुम ट्रस्ट कर रहे हो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, इमेजिन करो तुम्हें पता हाँ, चले ये पेड इंसान है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा था पॉलिटिकली, बट जिस तरह से मैं बात करता हूं तुम हमेशा देखते हो यार ये बहुत ऑथेंटिक इंसान है, ये कभी कॉम्प्रोमाइज, हम्म, इसके टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। एंड दैट्स माई पॉइंट कि अब इस ऑथेंटिसिटी को जब तुम बाय कर लेते हो ना, कि द मोस्ट ऑथेंटिक टेक जब तुम्हें पता चलता है वो मैन्युफैक्चर्ड था, ये एक एक्टर है। हम उस राइट, लेवल पे आ चुके हैं ब्रो। बहुत डेंजरस जगह है। तो मैं आई अंडरस्टैंड तुम क्या कह रहे हो कि, क्योंकि
पीआर से मैं नहीं जीत सकता। मैं तुम्हें को अगर बताऊं कि ये इंसान कैसे बेवकूफ बना रहा है, फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं, उसकी पीआर जहां एक्टिवेट होगी, वो स्केल जो है इतना वाइड है ना, मैं स्केल को चैलेंज ही नहीं कर सकता। मैं उसका 0.00% नहीं हूं, क्योंकि नहीं कर सकते। इतने नोड्स में एक्टिवेट होता है वो, इतने सोशल मीडियाज में एक्टिवेट होगा, और इतने क्लेवर लोग बैठे हैं इसके पीछे जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, वो इतनी इमोशनल होगी। अगर लेट्स से ये प्रेशर है तुम्हारे दिमाग में कि हम अगर घुस जाएंगे इसमें, तो इधर से हो सकता है किसी तरह का रेजिस्टेंस आए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, जो भी हो। ये प्रेशर तो कभी नहीं आने वाला, ये रियलिटी तो कभी नहीं आने वाली। तो तुम जिंदगी भर थोड़ी इसको लेके बैठ के सोच सकते हो फिर हम एक्शन ही नहीं लेंगे। हमारा इसमें ये मानना है कि जैसे अभी हम जो 9th-10th या 11th-12th वाले स्कूल सेगमेंट में कर रहे हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है ये हम झेल पा रहे हैं। हमारे पास बैकिंग ऐसी कुछ है नहीं, या कुछ ऐसा हमारे पास अपने पास इतने फंड नहीं है कि हम इसको, अगर हमारे पास नरेटिव आ रहा है तो हम उसको बैक नरेटिव करके या कैसे करके उसको ठीक कर पाए, वो नहीं है। तो हम इसमें सरवाइव कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 1-2 साल 3 साल में हम चीजों को समझ ले, हम वो बैकिंग लाएं, या जो भी वो तरीके होते हैं जिससे कि हम एटलीस्ट अपने आप को शील्ड कर पाए, उस लेवल पे पहुंच जाएं। तब हम सोच सकते हैं इन सेगमेंट्स में जाने की, या फिर हम इन सेगमेंट्स में जाए ना, और जो अनटैप्ड या अनटच्ड सेगमेंट्स हैं, हाँ, उनमें चले जाएं। छोटी कैटेगरीज हैं, जैसे ये वाली कैटेगरी जिसमें हम ऑलरेडी हैं, ऐसी कोई और कैटेगरीज हो, वहां पे धीरे धीरे जाके फिर हम टैप इन हो बड़ी चीजों में। ये है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी ना, राइट? रहेगी। बट ये बस यही कि अभी हम नए हैं, अभी हम इतनी चीजों को समझ भी नहीं पाए हैं, हम कैसे काउंटर करेंगे, हम कैसे बचेंगे, वो चीज नहीं पता चल रही है। तो इसलिए सोचा कि अभी होल्ड पे रखते हैं। तो एक्चुअल में होल्ड पे ही हो तुम लोग? हाँ, हम एक्चुअल में होल्ड पे ही हैं। लेकिन दिमाग में प्लान है, मतलब इच्छा है और प्लान भी है, लेकिन होल्ड पे है। होल्ड पे है, राइट राइट। दूसरी ये भी है कि जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका भी सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए। जो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, जो मैं प्रॉब्लम फेस करी है टीचर्स को लेके, या इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही हैं उसको लेके, क्या उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल पा रहे हैं? मैं हूँ, दिगराज सर हैं, प्रशांत है, हम तीनों को फाउंडर हैं। हमें अपनी रेटिंग का लेना देना नहीं है कि अगर हमारी रेटिंग खराब हो गई या हमारे रिव्यूज खराब हो गए तो हमें कंपनी से निकाल देंगे, हमें जॉब से निकाल देंगे। ऑनलाइन में सारा गेम इसी का है। मतलब आपको बोला जाएगा कि आपको उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, पर टीचर को ये लगता है दिमाग में कि अगर इनको मुश्किल चीज पढ़ा दी बच्चों को तो उनको समझ में नहीं आएगी। अब उनको समझ में नहीं आएगी तो वो मेरी रेटिंग खराब देगा कि टीचर ही बेकार है, और रेटिंग खराब हुआ तो उसका इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो उस रेटिंग रेटिंग के चक्कर में चीजें खराब हो रही है, क्वालिटी पे फोकस नहीं हो रही है। ये दिक्कत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर इनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं है। इवन ऑर्गेनाइजेशनली भयंकर कंपटीशन है ना इन इन इस लेवल्स पे, आईटी जाए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तभी तो सारी दिक्कत है, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें फेस करने को मिली है। इनफैक्ट हमें नहीं मिली, हमने पास लोगों में देखी है, इंडस्ट्री में नहीं जीने देते। तो हमें ये है जिससे जो हमारी रोटी पानी चल रही है वो भी और ना रुक जाए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, बट लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ही काफी बातें होंगी कि जो होल यूनिवर्स है आईआईटी जेईई नीट प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, इसको तुम कैसे देखते हो? क्या प्रॉब्लम्स दिखती हैं? क्या तुम्हारा व्यू क्या है सब चीजों को लेके? अलग अलग पॉइंट्स की अगर बात करें, मैंने टीचर्स वाली प्रॉब्लम आपको बताई थी, है ना। वहां पे सबको सिलेबस कंप्लीट करना है, किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी है, ये रियलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम स्टूडेंट के माइंड की बात करें, अगर हम ये बात करें कि यार एक पर्सनल लेवल पे बच्चे को क्या फेस करने को मिल रहा है आज के लेवल पे, सोशल मीडिया है उसको सब दिख रहा है ना। खाली पढ़ाई वाले लेवल पे नहीं कह रहा हूं मैं, उसको ये दिख रहा है मेरे आसपास वाले लोग सोशली बहुत एक्टिव हो रहे हैं, उसको ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोग जिस उम्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस उम्र में कमा के करोड़पति भी बन रहे हैं। वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि भाई ये तो यार मैं इस चीज में घिस रहा हूँ, मैं पढ़ाई में लगा पड़ा हूँ, वहां देखो ये 4 रील बनाता है, 4 रील बना के इसके तो करोड़ों छाप रहे हैं। वो इसको दिखता है। पर्सनल लेवल पे उसको ये दिखता है यार मैं पता नहीं सुंदर दिखता हूँ, अच्छा दिखता हूँ, नहीं दिखता हूँ, कोई मेरे को पसंद करेगा नहीं करेगा, ये दिमाग में चल रहा होता है बच्चे के।
फिर पीयर प्रेशर है कि भाई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मुझे बस ऐसा फील होता है कि इस भाग दौड़ में या इस रेटिंग्स और टीचर को अपना सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में इस बारे में बातचीत करने पे कोई नहीं है। मतलब मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं अपने क्लास में बच्चे को इतना भी बोल दूं ना कि यार तू टेंशन मत ले, तू कर लेगा, मैं इतना भी बोल दूं ना, तो बच्चे खुशी से नाचने लग जाते हैं क्लास में। क्यों? क्योंकि ये भी बोलने के लिए कोई नहीं बचा है अब। हम्म। माँ बाप उसके सुबह से शाम तक गए हुए हैं अपने ऑफिस में, तो वो वहां पे गए। टीचर है, टीचर का तो आधे से ज्यादा टीचर का जो जो उस एज ग्रुप में आ गए हैं 40-50 में, वो उसको कोसते रहते हैं, तेरा कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, तू ये है वो है। स्कूल में जाता है वो, आसपास बच्चों को देखता है, वहां उसे दिखता है कि पता नहीं मैं स्टैंड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इनके सामने कुछ। तो उसके पास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसको ये बोल सके कि तेरे पे विश्वास है, तू कर लेगा। अब वो जैसे कंपटीशन वाले सेगमेंट में आता है 10वीं के बाद, उसको दिखता है यार जो चीज मैं पूरे साल पढ़ता था, आज वो एक चैप्टर में पढ़ना पड़ रहा है। मैं एक स्लैंग एक तरीके से स्टेटमेंट यूज करता हूँ बच्चों को कि तुमने आज तक जीवन में जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, तुम 11वीं 12वीं के पहले महीने में इतने क्वेश्चन कर लोगे, अगर तुम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। वो कैसे कोप अप करे उसको कौन बताएगा? कौन बताएगा कि इतना बड़ा पहाड़ है जो तेरे सामने आने वाला है, उसके लिए तू थोड़ा तैयार हो जा। हम्म। मतलब 10वीं तक हमारा ये माइंडसेट होता है कि आखिरी के 1 महीने में पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो 11वीं में बच्चा उसी माइंडसेट से जाता है। हम्म। जब 11वीं में उस माइंडसेट से जाता है, 6 महीने उसके ऐसे ही बीत जाते हैं कि ठीक है यार जब पेपर होगा जब पढ़ लूंगा। 6 महीने बाद हाफ ईयरली आता है, वो फेल हो जाता है। फेल होते ही उसके ऊपर इतना बड़ा बर्डन आ जाता है, उसके सोसाइटी प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर। जो बच्चा बेचारा टॉपर था 10th में, वो हाफ ईयरली में अगर फेल हो रहा है, उसका माइंड वहीं खत्म, सारा प्रेशर वहीं से शुरू। उसकी गलती नहीं है, उसको बताया नहीं ना किसी ने, उसको उस तरह से ट्रेन ही नहीं करा किसी ने। मैं बच्चों को ये चीज बताता हूँ क्लास में, मैंने कहा भाई ठीक है मुझे पता है 10वीं बहुत आसान है, तेरे आसपास सब लोग ये बोलेंगे अबे 10वीं कुछ नहीं होती, मतलब मीम्स चलते हैं खूब कि अरे क्या 10वीं में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ही तो निकालने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ नहीं है बड़ी बात, पर इसके बाद जो प्रेशर आ रहा है उसको झेलने के लिए एटलीस्ट कुछ बेस तो बना ले। क्यों सोच रहा है आखिरी के 10 दिन में ही पढ़ूंगा? पढ़ ले 3 महीने पहले, कर ले, थोड़ी आदत बना ले। 3 घंटे बैठ के सिटिंग, 15 मिनट पढ़ता नहीं है, 16वें मिनट एक गाना लग जाता है उसका कि भाई बिना गाने के मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, या बिना रील देखे मेरा काम नहीं बनेगा। एक आदत बना ले, 1 घंटे बैठने की, 2 घंटे बैठने की सिटिंग की आदत बना ले कि जब तू बाद में जाए कंपटीशन की तैयारी करने, तो ऐसा ना हो कि तेरे लिए सब चीज नहीं हो। हम्म। पर्सनल लेवल पे फील करा था कि भाई मैं देख रहा हूँ यार कुछ अलग ही दुनिया चल रही है, कैसे करेंगे लाइक हर एक इंसान वो। बच्चों को बस एक रेस में डाल दे रहे हैं, बट उस रेस को डील कैसे हाँ, करना है, अपने मानसिक वो नहीं संतुलन को पता कैसे है। डील करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, अपने आप को काम डाउन कैसे करना है, स्ट्रेस से कैसे रिलीव करना है। बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई अगर तेरे को आज जो पढ़ाया गया है, घर जाके एक बार उसके नोट्स तो नॉर्मल रिवाइज कर ले कि क्या पढ़ाया गया है। ये भी नहीं सीखा ना कभी 10वीं तक। हम्म। 10वीं तक तो ये होता था सुबह स्कूल गए, शाम को ट्यूशन गए, रात को बैग फेंका सो गए, फिर हम्म। अगले दिन स्कूल गए, ट्यूशन गए, रात को बैग फेंका सो गए। और तो मोस्ट सिलेबस ही लोग। बहुत simple है, अगर अगर नहीं भी करा उसने तो वो आखिरी में हो जाएगा। हाँ। पर यहाँ पे अगर उसने एक भी क्लास मिस कर दी, एक भी चैप्टर मिस कर दिया, तो सारे चैप्टर लिंक्ड हैं हम्म। आगे वाले। एक भी मिस हुआ हम्म। तो बैकलॉग पे बैकलॉग बैकलॉग पे बैकलॉग लगता जाता है। तो ये समझाने के लिए कौन है? कोई नहीं है। फिर वो बेचारा प्रेशर में आता है, फिर वही हमें जो केसेस सुनने को मिलते हैं, सारी चीजें, हम्म। ये रीजन रहता है। वहां मुझे लगता है कि ऑन रूट कोचिंग्स की बहुत गलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। क्योंकि सबको ये पड़ा है कि एक तो रैंकर्स मिल जाएं हम्म। जिससे 1000 बच्चे एनरोल हो जाएं, और दूसरा कि भाई रेटिंग अच्छी रहे हमारी, बच्चे हमारे को, बच्चों को मीठी गोली देते रहो क्लास में, उसको लगे उसे सब समझ में आ रहा है। जब 2 साल बाद वो पेपर देने जाएगा तब उसे पता चलेगा यार क्या पढ़ा दिया, तो बहुत हाई लेवल चीजें आ गई। क्लास में बेसिक बेसिक्स पढ़ा देते हैं, मेंस लेवल का पढ़ा देते हैं, बोलते हैं एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे, हम्म। तो पढ़ा देंगे मेंस लेवल का, क्योंकि अगर एडवांस लेवल पढ़ाने लग गए तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, उनको ये लगता है बच्चे कोप अप नहीं कर पाएंगे इतने भारी क्वेश्चंस। तो वो कहते हैं मीठा मीठा पढ़ाते रहो, कहते हैं ना मीठी गोली देते रहो, बस खुश करते रहो। तो वो खुश करने वाला सिस्टम चल रहा है सारा। फिर उसके बाद वही है, बहुत सारी अलग अलग चीजें जो सुनने को आए दिन हमें मिलती है। रैंक खरीद ली, है ना क्या होता उसको, है वो? मतलब अब कोचिंग है, अगर कोचिंग ने रैंक नहीं दिखाई, जैसे अगर कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन लेवल पे जेई नीट एनडीए यूपीएससी, इन सब में तो सिंपल सी चीज है ना, माँ बाप अगर आ रहा है तो ये देखेगा कौन सी कोचिंग है जिसने पिछले साल रैंक 1 दी थी, कौन सी कोचिंग है जिसने रैंक 2 दी ओह। थी, कौन सी
जिसने ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं, तो सारा रैंक का खेल चल रहा है। मतलब आपको वही बच्चा 4 कोचिंग में फोटो दिखेगी। एक कोचिंग ये क्लेम कर देती है कि मैंने इसको टेस्ट सीरीज दी थी, एक कोचिंग ये क्लेम कर देती है मैंने इसको पढ़ाया था, एक कोचिंग ये क्लेम कर देती है कि इसने तो जी आखिरी में क्रैश कोर्स लिया था हमसे। समझ तो गया। वही बच्चे 4 कोचिंग पे दिख रहा है, चारों कोचिंग के वहां से पैसे बन रहे हैं। तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं जो इस वाली फील्ड में चल रही हैं, जो मुझे लगता है कि यार नहीं है, मतलब उसकी वजह से ही सारा प्रेशर है बच्चे के ऊपर। मतलब मैं आपको एक बहुत स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं अपनी जेई नीट की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए गया था कोटा, तो अब मेरे को या मेरे पेरेंट्स को तो नहीं पता कौन सी कोचिंग में जाना है, तो हम कैसे देखेंगे कौन सी कोचिंग में जाए? वहाँ तो गली गली में कोचिंग खुली हुई है। तो हमने देखा एक कोचिंग है, उसके सामने कम से कम नहीं तो 300 साइकिल्स खड़ी हुई हैं। तो हमें भी ये लगेगा, नेचुरली सबको ये लगेगा कि भाई बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, है ना। उसने ऊपर से नीचे तक एक पूरा बैनर चिपका रखा है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। हमें भी ये लगा कि यार ठीक है, ये कोचिंग होगी जिसमें बढ़िया होगा सब कुछ, इतने बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ खराब कोई होगा। तो भेड़ चाल में हम पहुंच गए। और जब भेड़ चाल में पहुंच गए, 1 महीना 2 महीना सही लगा, तीसरे महीने से वही कहते हैं ना, रंग दिखाना शुरू हो गई चीजें। वो था तो क्या रंग दिखा उन्होंने? वही जो तू बता रहा था स्टार्टिंग में। वही कि बैच शफलिंग, उसके बाद कुछ नहीं। 1 महीने का ना रिफंड पीरियड होता है, तो वो क्या करते हैं, उस 1 महीना जैसे खत्म होने वाला होता है ना, एक बहुत आसान सा टेस्ट लेते हैं। 29वें दिन एक बहुत आसान सा टेस्ट लिया। अब उस आसान से टेस्ट में बच्चे के नंबर आ गए, मान लो 360 नंबर का टेस्ट है, तो हमारी बैच में बच्चों ने फोड़े, मतलब 360 में से 340, 350, 365, 355, 345 खूब आ रहे हैं, सबके यही आ रहे हैं। तो जितने भी बच्चे, उनको तो ये लगेगा कि नहीं मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो पापा पूछ रहे हैं कि भाई कैसी चल रही है प्रिपरेशन? पापा 360 में से 340 नंबर आया मेरे तो। पापा भी खुश, बच्चा भी खुश। 1 महीने का रिफंड पीरियड भी चला गया। नाउ यू आर ट्रैप्ड। अब कहाँ जाओगे? तो इसका सोल्यूशन क्या है ब्रो इन सब चीजों का? या कोई है ही नहीं, ये सिस्टम में चलता रहेगा हमेशा, राइट? मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, इसीलिए इस फील्ड में नहीं जा रहा हूँ कि जब तक ये चीज नहीं जा रही ना, मतलब मेरा ये मानना है कि यार बच्चों की या पेरेंट्स के जो दे रहे हैं ना फीस, मैंने इंटरनल लेवल पे ये देखा है कि बहुत मुश्किलों से देते हैं कई लोग। अबे मोस्ट मतलब लोग, या मोस्ट लोग। मैक्सिमम लोग। और मैंने ये देखा है कि अगर उसको वो झूठ बोल के, वो अ, गलत पिक्चर दिखा के, ये जीवन का सवाल है उसका, उसके करियर का सवाल है। तुम उसके साथ खेल रहे हो, तुम 6 लाख रुपए या जितनी भी फीस ले रहे हो, और उसके बाद भी तुम उसे कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो वो जो है ना, वो एक बद्दुआ लगती है कि अगर ये नहीं सॉर्ट हो पा रहा है ना हमसे, ये नहीं चीज सही हो पा रही है, तो जीवन के साथ ना खेलो। ये रीजन भी है जिसकी वजह से मैं सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूँ कि अगर इसके सॉल्यूशन कुछ मिले कि हाँ यार चलो इतना 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 कर लेंगे, इतने आ रहे हैं ना, वो बेचारे सेटिस्फाइड जाएंगे बच्चे। अगर ये सॉल्यूशन मिलेगा ना, तब घुसो। क्यों क्यों खेलें उनके फ्यूचर के साथ? क्यों खेला जाए? वो बेचारे कई हैं पूरे खेत बेच के आए हुए हैं पेरेंट्स, 6 लाख रुपए साल के लग रहे हैं मान लो ऑफलाइन। तो अब वो बच्चा के ऊपर इतना प्रेशर पहले ही है, फिर उसके बाद माँ बाप ने इतना लगा दिया है, उसको रिव्यूज ऐसे मिल रहे हैं, या फिर बाद में उसको ट्रीटमेंट ऐसा मिल रहा है कि पता नहीं जैसे क्या ही है वो, फ्री में पढ़ रहा है, लंगर में पढ़ रहा है। ऐसा अगर ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या फायदा है फिर? जब तक सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। लास्ट चीज मेरे को ये पूछनी है, मेरा क्यूरियोसिटी है जेन्युइनली। मैं एक चीज देखता हूँ तुम्हारा ये ऑनलाइन जितने भी, इतने सारे मैंने मीम्स देखे हुए हैं इस पे, जो टीचरों का एक अलग यूनिवर्स चलता है जिसमें प्यार कर रहे हैं दो टीचर, और ये सब मतलब एक अलग ही, मुझे लगता है टीवी शो चल रहा है वो। तुमने इस यूनिवर्स से, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन टीचर कौन है, बट मैंने कभी मीम के दौरान देखा है कि मतलब टीचर भी अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट एक टीवी ड्रामा है वो भी, कि टीचर की भी एक नई स्टोरियां चल रही हैं। इन सब इंस्टीट्यूशन है, मुझे नहीं पता कौन से इंस्टीट्यूशन है, अक्रॉस हो सकता हो। इस पे तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हें पता होगा शायद मैं क्या बातें कर रहा हूँ, कि बहुत ड्रामा है भाई, क्योंकि इतने मीम्स इसलिए जनरेट हो रहे हैं इसमें भी। बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको टीचर्स के उस पे देखें पर्सपेक्टिव से, तो वही है सारा खेल की अटेंशन स्पैन का। वो बच्चे को अगर 1.5 घंटे की क्लास में बिठाना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ शायरी, जोक, गाना, एक्टिंग करनी पड़ेगी कि बच्चे को, चलो थोड़ा कहते हैं ना वो बहला फुसला के चलो पढ़ा रहे हैं, तो इससे एटलीस्ट पढ़ भी रहा है। नेगेटिव ये मानेंगे जब ये ओवर हो जाता है, फिर ये मीम्स वाली चीज में, और जो आप सर्कुलेट होते हुए देखते हो ना, उसमें जाता है।
तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मेरा ही मानना है। जैसे मैं भी क्लास में गाने वाने बजा देता हूँ मस्त, कि चलो ठीक है यार, क्लास शुरू कर रहे हैं, मान लो मैंने कोई सवाल दे दिया बच्चे को, अब मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने में 5 मिनट का टाइमर लगा दिया और पीछे से गाने चला दिया कि चल गाना भी सुन साथ में सॉल्व भी कर, तो एटलीस्ट गाने के बहाने सॉल्व तो करेगा, कुछ तो करेगा। तो ऑनलाइन में स्पेसिफिकली अगर मैं बोला जाए, तो वो बच्चे को बिठा, क्योंकि उसके पास बहुत आसान है ना, उसको क्या है, उसको ऐसे ऐप बंद करना है, चल मास्टर निकल, बोर हो रहा हूँ उसका तो ये है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता था ना, ऑफलाइन में जब हम बैठ के पढ़ते थे स्कूल ट्यूशन में अपने बैठ के पढ़ते थे, तो तुम निकल नहीं सकते जब तक क्लास में से टीचर नहीं निकल रहा है। ऑनलाइन में क्या, तुम्हें 5 मिनट तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्लास में, तुम चल निकल यहाँ दूसरी से, ऐप खोल दी तुमने, हाँ या दूसरी ऐप खोल दी, दूसरा टीचर देखने लगते हैं। तो अगर तुम्हें रोक के रखना है उस बच्चे को, पढ़ाना है, तो ये सारी चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी। ओके। दिक्कत जब आती है जब ये ओवर हो जाती है, ओवर हो जाती है तो ये बच्चे को भी नहीं अच्छा लगता है। बच्चा भी वहां अब इतना समझदार हो गया कि वो पकड़ लेता है कि ये बहुत ओवर हो रहा है, अभी ओवर एक्टिंग चल रही है, ये है। तो बैलेंस रख के करना पड़ता है, मतलब इसमें मैं कुछ गलती भी नहीं बोलूंगा समझ गया कि मैं। ये गलती है, वो माहौल ही ऐसा बन गया है कि बच्चे को रोक के रखना पड़ रहा है। उसको जब उसको, जैसे अटेंशन स्पैन का एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक 7 साल का बच्चा था, कजन है मेरा, उसने ब्लिंकिट करा, ब्लिंकिट जो अपना ये फास्ट डिलीवरी ऐप है, वो करा। उसने, उसमें 8 मिनट में डिलीवरी होती है। तीसरे चौथे मिनट पे फोन करना शुरू कर दिया उसने ड्राइवर को, भैया कहाँ पे हो तो अब इस जनरेशन में बच्चों से वो 8 मिनट की डिलीवरी भी ज्यादा लग रही है उन्हें, कि यार तू सामने ही क्यों नहीं है मेरे, जितने में मैंने तेरे को ऑर्डर करा है। वाओ। 8 मिनट पे भी उसने छठे मिनट पे कॉल करना शुरू कर दिया, 6-7 साल का बच्चा है वो। तो उसको 6-7 मिनट भी, 8 मिनट भी भारी लग रहे हैं, कि इतना भी वेट नहीं करना, तुरंत मिले चीजें। तो अगर इतनी फास्ट चीजें सोशल मीडिया पे करती है, इतना कम देखने का, आप देखो, एक आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हो 1-1.5 घंटे की वीडियोस में कितना टेंशन, कितना वो रहता है एवरेज वॉच टाइम, कुछ भी नहीं रहता है, देखते नहीं है लोग ज्यादा। नहीं, वो तो हमें हम भी लोगों अपनी, ने नोटिस किया ही है कि YouTube एज अ प्लेटफॉर्म, अब ऑब्वियसली इंसान पहले एक टाइम पे डिफॉल्ट YouTube खोला करता था, 5 साल पहले 6 साल पहले, अब इंसान डिफॉल्ट रील्स ये सब खोलता है। तुम्हारा अंगूठा ही डिफॉल्ट जाता है, क्लिक करते हो तुम सीधे रील्स देखना स्टार्ट होते हो। बहुत भयंकर लेवल पे शिफ्ट हो चुका है। वही इन्फॉर्मेशन जो 15 मिनट में मिलती थी किसी एक के वीडियो में, अब वो उसको 15 मिनट की जगह उसको 30 सेकंड में देना पड़ रहा हाँ हाँ, और वो कॉम्प्रोमाइज ही है, इंफॉर्मेशन में भी है। कॉम्प्रोमाइज ही है। जो चीज तो को अब वही 15 सारा, मिनट लग रहे हैं उसको तुम कम से कम शायद 13 मिनट 10 मिनट में दे पाओगे, बट 30 अब अगर सेकंड में एक तो बच्चे को पॉसिबल हमने नहीं है। आदत दे दिया 30 सेकंड 60 सेकंड के इन्फॉर्मेशन देने की, अब वही हम उसको बोलते हैं तेरे को 1.5 घंटे के लेक्चर देखना है, कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा। रोकना ही, हाँ, आदत बहुत बड़ी चीज होती है ब्रो। वहां पे फिर ये चीज जाती है, ये वहां पे है। अब वो यही है, अब ये इसमें कुछ मजाक इतने हो जाते हैं, इतने लेवल पे हो जाते हैं कि कई बार वो फिर वाइडर ऑडियंस पे जाने लग जाते हैं, ये जैसे मैंने आप वही कह रहे हो देखा, हाँ, कि मैं ये क्या नौटंकी चल रही है भाई। मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? मैंने ऐसा, मैंने कहा भाई क्या नोट, ये क्या चल रहा है अपने प्राइवेट लाइफ में करो, पीछे करो, मतलब ये कैमरे पे क्यों कर रहे हो? मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये वो है जो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। जब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तब वो आप के लोगों के पास पहुंच जाती है चीजें, वरना फिर बच्चे बच्चे तक ही रहता है। टीवी शो ड्रामा शो चल रहा है फुल ऑन भाई। बच्चे, वो बच्चों को ही काट रहे हो तुम, दूसरी बात इसमें ये एक्सट्रीम जो लेवल हो गया, तो आप फिर काट रहे हो बच्चों का। मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार तेरे से बात करके यार, मेरे को बहुत अच्छा अच्छे लगा भाई खासे यार। टॉपिक कवर किया हम लोगों ने। जी जी जी, और होगा मेरे पास 100%, तो मैं कभी साथ ही बैठेंगे जब मैं आऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल आराम बिल्कुल। से बात करेंगे ब्रो। हाँ मैं मुंबई आ जाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा आपको दिल्ली दिल्ली में कोई है भी नहीं, सच बताऊं, जितने लोग भी जिनको मैं जानता हूं इस वक्त, जो मित्र हैं सारे, सब सब मुंबई में। एक दूसरी पॉइंट हाँ ये भी हो जाता है, जब जब कोई अपना, एक दो जो लोग हैं उनको अगर हम मुंबई ही बुला सकते हैं, कि सिंपल कह दिया कि हाँ तुम भी मुंबई में मिलो, और उनके लिए भी ट्रिप हो गई। जैसे मेरे परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी फिर वेकेशन हो गई ना, सब भी वेकेशन कर ले रहे प्लान। दिल्ली में कोई वेकेशन की जगह भी नहीं है, कहाँ जाओगे दिल्ली में? सो मुंबई से राइट हम राइट। साउथ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना यार। कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, प्लस सारे फ्रेंड्स, सारे जितने भी यूट्यूब पे जितने लोग हैं वो सब तुम्हारे इधर शिफ्ट हो चुके हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा, दिल्ली में भी हैं काफ़ी लोग, बट मेरा जितने मेरे जो क्लोज हैं सब मुंबई में रहते हैं। मेहनत कर, अपनी अपनी कमर सही कर, सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस कमर में कर भाई। अगर तेरी कमर में प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स कर 100%, क्योंकि करता सबसे हूँ। इंपॉर्टेंट हेल्थ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में। 10 करोड़ 100 करोड़ 5,000 करोड़ कमा लो, कमर खराब हो गई अगर, बैठ के जिंदगी भर फिर तुम या तो जाते रहोगे थेरेपी में। अगर थेरेपी से सही हो जा रहा है, फिजियोथेरेपी से, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर सर्जरी हम्म सर्जरी सर्जरी, कुछ लोग होते हैं ना इनका जो साइकिल स्टार्ट हो जाता है,
एक सर्जरी फिर करवानी पड़ी, फिर करवानी पड़ी। ब्रो जो नेचुरल जो चीज होती है ना, नेचुरल बॉडी होती है, उसको जितना चला पाओ, जितना सख्त रखो, जितना दुरुस्त रखो, उतना बेटर है भाई। क्योंकि जहां खराब से उसको रिपेयर जब तुमने सर्जिकली किया, तो तुम वो स्टेट पे नहीं जाते हो जहां पे वो शुरुआत में थी। अगर 100 करोड़ कमाने वाले हो तो 90 करोड़ कम कमा लो, लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना करो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहना मतलब ये है कि 90 करोड़ भी कूड़ा लगेंगे अगर हेल्थ उसका कॉस्ट है तो। कर रहा हूँ मैं जिम और फिजियो के थ्रू थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत सही हुआ है पिछले 1-2 साल से, तो बहुत सही हुआ है। नहीं यार, अच्छी बात है अगर तुम रुक गए हो, अगर तुम अब 12 घंटे नहीं बैठ रहे हो ऐसे करके, और अपने तुम फिजियोथेरेपी रख लो, एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर लो भाई, हफ्ते के 2 क्लासेस करो बस, अपना पूरा पोस्चर सही करो भाई। वो एक्सरसाइज होंगी, बैंड वर्क हो सकता है हो, और बहुत सारी चीजें हो उसमें, वो बैठ के तुम्हारे पूरा फिजियोथेरेपिस्ट तो प्रॉपर उनके पास डिग्री होती है यार, पूरा तुम्हारा वो हो जाता है, देखें पूरा अंदर भी, मसल्स में अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है, मसल्स में अगर स्पाइन में प्रॉब्लम है तो वो उसको इरेक्ट करने का, सब कुछ करने का, वो सब एक्सरसाइजेज होती हैं। ओवर द पीरियड टाइम सब वापस हो जाएगा। बॉडी एक बहुत खूबसूरत चीज हुई है, हम डैमेज को रिवर्स भी कर सकते हैं, बट हर एक चीज का टाइम है ना, उसको तब कर लो जब तक हो सकता है। एक इरिवर्सिबल चीज भी तो होती है ना भाई, कि आपने इतना खराब कर लिया फिर आप उसको कभी नहीं करी, मतलब आगे निकल गया वो, आप कर गए डैमेज, वो भी होता है। यही चीज है जो मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे चीज बहुत खराब लगती है जब मेरे पास अगर ऑप्शन है 1000 स्टेप चलने का, मैं एनी डे आंख बंद करके 1000 स्टेप चलूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी लाइफ के लिए बेटर है भाई। मैं चला जाऊंगा दुकान पे, मैं अगर जब भी दिल्ली में मैं भी अकेला रहता था, मैं जब भी जाता हूँ ना भाई, मैं नहीं करता कुछ ऑर्डर, अनलेस कुछ फूड वूड ऑर्डर हो गया, वो अलग हो गया कि कभी ना कभी डिलीवरी कर ली, वरना मैं डिलीवरी भी मैं घर का ही बना खाना खाना पसंद करता हूँ सको, कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या डाल रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, मुझे पता है क्या ब्रांड्स है मैं जो डाल रहा हूँ, क्वालिटी में टेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे पता है प्लस मैं देख सकता हूँ न्यूट्रिशनली क्या है, मैं क्या क्या कवर कर रहा हूँ, वेजिटेबल्स खाई, इसमें कौन सी वेजिटेबल्स डल रही हैं, कैसे धोई, लाइक सब कुछ मैं पूरा कैलकुलेट करके बढ़िया एक मील बना सकता हूँ अपने लिए, जिसमें मैं न्यूट्रिशनली सब कुछ कवर कर रहा हूँ। ऑर्डर में मुझे पता नहीं कौन सा तेल डाला है, सबसे पहली चीज ही फंडामेंटली मैं आउट हो जाता हूँ जिसमें मुझे पता ही नहीं। और मैंने आज तक भारत में टेस्ट में तो होता है भारतीय फूड, बट जब मैं ऑर्डर किया, मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा कि उसमें तेल का एक समुद्र नहीं बना हुआ है। मेरा कभी नहीं, चाहे दाल तक ऑर्डर करो, समुद्र दिखता है ऊपर, सब में होता है। अब मुझे नहीं पता ये तेल कौन सा है, मैं ये नहीं कह रहा तेल में खराबी है ब्रो, बट तुम नहीं पता तुम कौन हो, मुझे तो एक ब्रांड का नाम दिख रहा है, तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है, नॉट नोइंग से मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता तुमने रीयूज करा हुआ है तेल, ये क्वालिटी क्या है, क्या खराबी है इसमें, ये मेरे कहाँ जाके कितने किस लेवल पे धज्जियां उड़ाएगा। क्योंकि तेल में प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, क्वालिटी तेल आते हैं, आप खा सकते हो तेल वाला खाना भी, बट तेल कौन सा है यही नहीं पता मुझे। हम काइंड ऑफ बीमार बन रहे हैं ताकि इनको हम पैसा दे पाएं, और उसके लिए हम फिर 14 घंटे पढ़ रहे हैं, आईआईटी फोड़ें ताकि इंजीनियरिंग करें, डिग्री, मतलब सारी डिग्रियां कर करा के पैसा कमा के क्या फायदा था, अनहेल्थी होके जाके इनको सारा पैसा दे दिया एंड में, और फिर 40 के बाद ऐसे बैठे हैं बस कि 40 बीमारियां चल रही हैं, अब जिंदगी भर वो चलती रहेंगी, ऑपरेशन चलते रहते हैं हमारे, भाई क्या फायदा भाई उसकी भी जिंदगी का। ऐसी खत्म करते हैं भाई यहाँ पे पॉडकास्ट, ठीक है ब्रो? बहुत बढ़िया लगा तेरे से मिलके ब्रो, थैंक्स यार आने के लिए, बात करने के लिए यार। थैंक यू सो मच आपको भैया, थैंक यू।